बुलेटिन की शुरुआत करेंगे सबसे पहले बड़ी खबर के साथ। दरअसल छत्तीसगढ़ में पहले चरण का मतदान शुरू हो चुका है। 2 पालियों में मतदान शुरू हो गया है। सुबह 7 बजे से एक पाली और दूसरी पाली 8 बजे से शुरू हो चुकी है। पहले चरण का मतदान शुरू होते ही कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी ट्वीट किया है और उन्होंने लिखा है कि जब इस्तेमाल करें अपना मताधिकार, याद रहे छत्तीसगढ़ में फिर एक बार कांग्रेस की भरोसे की सरकार। कांग्रेस की छत्तीसगढ़ में गारंटियां भी आपको बता दें कि जारी कर दी गई हैं। दरअसल कांग्रेस ने अपना घोषणा पत्र जारी किया जिसमें कांग्रेस ने अपनी कई सारी गारंटियों को शामिल किया है। किसानों के कर्ज माफ को लेकर एक बड़ा दाव कांग्रेस ने अपने इस में चला, जहां उन्होंने कहा कि किसानों का कर्ज माफ किया जाएगा यदि छत्तीसगढ़ में फिर से कांग्रेस की सरकार बनती है। 20 क्विंटल प्रति एकड़ धान खरीदी जाएगी। भूमिहीनों को 10,000 रुपए प्रति वर्ष दिया जाएगा। धान पर 3,200 रुपए एमएसपी दी जाएगी। इसके अलावा तेंदुपत्ता पर 6,000 रुपए प्रति बोरा के हिसाब से दिया जाएगा। तो ये कुछ बड़े वादे कांग्रेस के इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। दरअसल छत्तीसगढ़ में चूंकि चुनाव अब शुरू हो चुका है, जनता अब इन्हीं मुद्दों पर अपना मताधिकार का प्रयोग करेगी। जनता ये तय करेगी कि किसे उसे सरकार में लेके आना है। लेकिन जब मतदान शुरू हुए उससे पहले दोनों ही पार्टियों ने पूरी कोशिश भी की थी कि जनता को साधा जाए। तमाम वादे जनता से किए गए थे अपने घोषणा पत्र में। कांग्रेस का घोषणा पत्र के कुछ प्रमुख वादे हम आपको बता रहे हैं। किसानों को लेकर खासतौर पर कांग्रेस ने ध्यान दिया है और किसानों को लेकर कई बड़े वादे अपने घोषणा पत्र में शामिल किए। धान को लेकर, तेंदुपत्ता को लेकर और प्रमुख जो किसान कर्ज माफी का मुद्दा है उसे भी एक बार फिर से अपने घोषणा पत्र में शामिल किया गया है। और कांग्रेस का यह कहना है कि यदि कांग्रेस फिर से सरकार में आती है तो कर्ज माफी एक बार फिर से किसानों का किया जाएगा। 3,200 रुपए एमएसपी के हिसाब से दिया जाएगा किसानों के। इसके अलावा भी कई सारे बड़े वादे किसानों के लिए कांग्रेस ने किए हैं। तो लगातार अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। छत्तीसगढ़ में महासंग्राम की शुरुआत हो चुकी है और अब मतदान जब शुरू हुआ उससे पहले कांग्रेस के कई बड़े दिग्गज लगातार ट्वीट कर रहे हैं। इसी क्रम में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने ट्वीट कर लिखा है कि छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया। खड़गे ने युवाओं को वोट देने की अपील की है। दरअसल छत्तीसगढ़ में युवाओं की संख्या सर्वाधिक है, सबसे ज्यादा संख्या में युवा है और निर्णायक भूमिका में भी इस बार युवा छत्तीसगढ़ में रहने वाले हैं। जिसे ध्यान में रखते हुए कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने चुनाव शुरू होने के साथ ही ट्वीट किया और ट्वीट में सबसे पहले लिखा, छत्तीसगढ़ सबले बढ़िया छत्तीसगढ़िया। खड़गे ने दरअसल ये ट्वीट किया और लिखा है कि युवाओं से उन्होंने वोट करने की खास तौर पर अपील की है। चूंकि पार्टियां ये जानती हैं कि इस बार अगर कोई निर्णायक भूमिका में है, यदि कोई ये ताल्लुक रखता है कि छत्तीसगढ़ में किसे सत्ता में वापस लाना है, किसे बेदखल करना है, तो वो युवा है। चूंकि युवाओं की संख्या छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक है। अब ऐसे में ये कोशिश भी पार्टियों की रहती है कि युवाओं को साधा जाए, चूंकि ज्यादा से ज्यादा वोट अपने पक्ष में किए जाए। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का ये ट्वीट कि सबले बढ़िया छत्तीसगढ़िया और उसके बाद युवाओं से खास तौर पर वोट देने की अपील भी की गई है। आपको बता दें कि वोटिंग शुरू हो चुकी है। 2 चरणों में वोटिंग चल रही है। सुबह 7 बजे से पहले चरण की वोटिंग शुरू हो गई तो दूसरी पाली की वोटिंग 8 बजे से शुरू हो चुकी है। 10-10 सीटों पर ये वोटिंग चल रही है, जहां 10 वो संवेदनशील सीटें जहां ये कहा जाता है कि नक्सली प्रभावित एरिया वो हैं और वहां पर सुबह 7 बजे से वोटिंग शुरू हो गई थी, जबकि 8 बजे से वोटिंग बची हुई 10 सीटों पर शुरू हो गई है। तो बीएसटीवी लगातार छत्तीसगढ़ के महासंग्राम की बड़ी कवरेज आप तक पहुंचा रहा है और इसी क्रम में हमारे साथ छत्तीसगढ़ से रेसिडेंट एडिटर अवधेश मिश्रा जी भी जुड़ चुके हैं, जो अब इसे आगे बढ़ाएंगे, चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। सुखविंदर नैंसी, कुल मिला के कि छत्तीसगढ़ में आखिरकार आज वो दिन आ ही गया जब छत्तीसगढ़ के मतदाताओं को, पहले चरण के 20 सीटों के मतदाताओं को अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने का इंतजार था। 10 सीटों पे सुबह 7 बजे से, 10 सीटों पे सुबह 8 बजे से मतदान का कार्य शुरू हो चुका है। 3 और 5 बजे तक मतदान की समाप्ति होगी। छिटपुट
जो अब तक जो खबर निकल के आई है, 1-2 जगह आईडी ब्लास्ट के अलावा शांतिपूर्ण मतदान संपन्न कराया जा रहा है। 10 सीट अति संवेदनशील जो सीट है उस पर शामिल है। उसके बाद भी अब तक जो है शांतिपूर्ण मतदान कार्य लगातार जारी है। एक बड़े पैनल के साथ BH टीवी आप तमाम दर्शकों के साथ मौजूद है, अपडेट देने के लिए, पल पल की अपडेट देने के लिए, चुनाव से जुड़े, मतदान से जुड़े हर वो खबर आप तक पहुंचाने के लिए आपको जानना बेहद ही जरूरी है। तो सबसे पहले मैं अपने पैनल का ताल्लुक आपसे करा देता हूं। बीजेपी की ओर से प्रवक्ता युवा नेता सुनील चौधरी है। सुनील जी, आपका स्वागत है। अमित श्रीवास्तव कांग्रेस के प्रवक्ता है, तेज तर्रार युवा नेता है, पेशे से एडवोकेट है। अमित जी, आपका स्वागत है। हमारे विशेष संवाददाता मनोज राठौर भी राजनांदगांव से बने हुए। के शर्मा बतौर राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ शामिल है इस चर्चा में। मैं सबसे पहले चर्चा की शुरुआत करूंगा। चले, हमारे साथ सुकमा से शिखर देवांगन हमारे संवाददाता है, वो भी जुड़े हुए। मैं सबसे पहले चर्चा की शुरुआत के शर्मा जी आपसे करना चाहता हूं। बतौर राजनीतिक विश्लेषक 5 साल बाद आखिरकार छत्तीसगढ़ में पहले चरण के मतदान का ये दिन कैसे देखते अब तक की इस मतदान, अब तक के इस रुझान को, या अब तक के इस चुनावी माहौल को? के शर्मा जी। विश्लेषक नहीं बात करूंगा। उसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि छत्तीसगढ़ में जो 20 सीटों पर हो रही है उसमें बस्तर संभाग की 12 सीट और जो दुर्ग संभाग की लोकसभा राजनांदगांव आता है उसके अंतर्गत जो 8 सीटें हैं उन पर मतदान होने वाला है। इसके पहले राजनीतिक यदि दृष्टि से यदि हम देखें तो पिछले चुनाव में आप देखेंगे तो राजनांदगांव में डॉक्टर रमन सिंह के अतिरिक्त बाकी जो 19 सीट है सब पर कांग्रेस का कब्जा रहा है। अब इसके साथ ही साथ यदि देखेंगे तो इसमें 3 मंत्री और 5 पूर्व मंत्रियों के भाग्य का फैसला आज जनता करेगी। और इसके साथ ही वहां जो मूलभूत समस्या है, सड़क, नाली, पानी, बिजली के साथ वनोपज खरीदी की समस्या की बात करें या पेयजल की समस्या की बात करें, आवास की समस्या की बात करें, इन तमाम विषयों पर जिससे कारण बस्तर पिछड़ा हुआ है। रोजगार एक बड़ी समस्या है जिसको लेकर के तमाम प्रकार की बातें वहां पे राव घाट जैसे खनिज संसाधन से भरपूर इस क्षेत्र में क्यों जो अमीर धरती के गरीब लोग कहते हैं, तो इसका उदाहरण बस्तर से बड़ा नहीं हो सकता। तो इसकी दिशा में जो बात है तो आदिवासियों के बाद सबसे बड़ा अधिकार जो है ये मताधिकार है, जिसके माध्यम से वे अपना जनप्रतिनिधि चुन करके अपना भविष्य तय करते हैं, अपने क्षेत्र के विकास के लिए अपना एक योगदान दे सकते हैं। तो निश्चित रूप से मतदान के लिए आना चाहिए। नक्सलाइट एक बड़ी समस्या निश्चित रूप से, इसका कारण ये है कि जल जंगल जमीन जिस पर आदिवासी अपना अधिकार समझते हैं उस पर कहीं न कहीं कुछ अन्य लोगों के द्वारा कब्जा की बात है। इसको लेकर के तो 40 लाख मतदाता यदि यहाँ पे मतदान कर रहे हैं, 40,78,000 से ज्यादा मतदाता, तो यहाँ पे आप देखेंगे मतदान प्रतिशत बढ़ने की संभावना इसलिए कही जा सकती है कि 126 नए मतदान केंद्र यहाँ पे खोले गए हैं और लेकिन यहाँ पे हेलीकॉप्टर से 156 दल भेजने की आज भी आवश्यकता पड़ी है। ये देखना है कि हम नक्सलाइट क्षेत्रों में कितना हम काम कर पाए हैं और कितना हम विकास की जो बात होती है उसको लेकर के। इंद्रावती यहाँ पे जीवन दायिनी है, तो यहाँ की सिंचाई सुविधा बढ़ाने के लिए या पेयजल के लिए, भूजल स्तर नहीं है, केवल बरसात के पानी पर ही हम निर्भर करते हैं इस क्षेत्र में। तो यहाँ पे इस दिशा में कितना काम हुआ है ये लोगों को देखने की बात है। और सबसे बड़ी बात, बिल्कुल आपने सही कहा। बिल्कुल आपने सही कहा कि मूलभूत सुविधाओं को लेके अगर राज्य गठन के 23 साल बाद भी मतदान होता है, वोट होता है, तो समझा जा सकता है कि राजधानी और सुदूर गादीरास में जहां इस वक्त हमारे संवाददाता शिखर मौजूद है, राजधानी से 600 किलोमीटर दूर, वहां की और यहां की स्थिति में जमीन आसमान का फर्क होगा। शिखर, मैं आपका रुख करना चाहता हूं। सवाल मेरा आपसे है, हमने देखा कि आप कवासी लखमा से भी आपने बातचीत की, वहां के मतदाताओं से भी बातचीत की, मतदाताओं के मन में क्या होता है वो तो डिस्क्लोज करते नहीं है, वो तो उजागर करते नहीं, लेकिन मतदाता अपनी बातों को भी अच्छे से अगर न रख पाए तो समझा जा सकता है कि मतदान के बेहतर ढंग से संपन्न कराने के तमाम जो कोशिशें हैं, तमाम जो दावे हैं, वो गादीरास पहुंच के, सुकमा कोंटा बस्तर पहुंच के कहीं ना कहीं आधे तौर पे खोखले साबित होते हैं। शिखर, देखिए, जिस तरह की स्थितियां हम राजधानी रायपुर में देखते हैं, लेकिन वो स्थितियां जब सुकमा कोंटा विधानसभा क्षेत्र में जब आप पहुंचेंगे तो बिल्कुल विपरीत नज़र आती है, क्योंकि जो राजधानी में जो व्यवस्थाएं मिलती हैं, जो तमाम तरह की सुविधाएं मिलती हैं, वो दूरस्थ अंचलों तक पहुंचते पहुंचते ख़त्म हो जाती है। क्योंकि हम जब सुकमा पहुंचे, गादीरास तक जब हम पहुंचे तो इस बात का एहसास हुआ, क्योंकि राजधानी रायपुर से जब हम चलना शुरू किए थे, लगभग 600 किलोमीटर का जो सफ़र है वो हमने तय किया है और 600 किलोमीटर के सफ़र के बीच हमने देखा
देखा है कि किस तरह से नक्सल प्रभावित क्षेत्र होने की वजह से सुरक्षा बल जो मौजूद रहते हैं वो दूरस्थ अंचलों में किस तरह से अपनी पैनी निगाह रखते हैं। इसके साथ ही युवाओं की जो समस्याएं होती हैं उन समस्याओं को भी हमने जानने की पूरी कोशिश की है। आम जनता की जो समस्याएं होती हैं वो जानने की भी कोशिश की है। किस तरह से जो है परेशानियों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि राजधानी में सारी सुविधाएं बहुत आसानी से मिल जाती हैं, लेकिन जो दूरस्थ अंचल हैं वहां तक सुविधाएं पहुंचने में बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता है। लोग मौजूद हैं, बात करने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या कुछ परेशानियां होती हैं। राजधानी रायपुर की अगर बात की जाए तो बहुत सारी सुविधाएं मिलती हैं, क्या ऐसी सुविधाएं जो है इन क्षेत्रों में मिलती है? पता नहीं सर, इधर कहीं पता। रोजगार की बात की जाए तो क्या रोजगार के बेहतर अवसर आपको मिले हैं? नहीं मिला सर, नहीं मिला है। नहीं मिला है। स्वास्थ्य सुविधाएं कैसी हैं यहाँ? हॉस्पिटल, अस्पताल हाँ, ठीक है सर, सब अच्छा ही है, ठीक है। सब कुछ व्यवस्था तो अच्छा है, हॉस्पिटल है, स्कूल है, सब कुछ ठीक है उतनी। बिल्कुल सिकम, हम समझ सकते हैं अच्छा। कि लोग अपनी भावनाओं को भी कम से कम आज बस्तर में वोट पंडुम मनाया जाता है। कहा जाता है कि बस्तर में मतदान की तारीख वोट पंडुम होती है। ऐसे में अगर पंडुम के मौके पे भी लोग अपनी बातों को आधी अधूरी रख सके तो हम समझ सकते हैं कि मूलभूत सुविधाओं से कितना दूर और तकनीकी सुविधाओं से कितना दूर जो है गादीवास का ये मतदान केंद्र जहां पे आप मौजूद है वो फिलहाल दिखाई पड़ता है। मैं एक बार मनोज का रुख कर लेता। मनोज, आप छत्तीसगढ़ के आज के सबसे सेंसिटिव पॉलिटिकल तौर पे राजनांदगांव सीट पे आप मौजूद है। 2018 में हमने देखा कि कांग्रेस ने एक ट्रेंड शुरू किया कि राजधानी से प्रत्याशी को वहां पे भेजा गया। करुणा शुक्ला जो दिवंगत हो गई वो वहां पे जाके चुनाव लड़ी, उन्हें भी हार का सामना करना पड़ा। आज गिरीश देवांगन को भी राजधानी रायपुर से ही माना जाएगा, खरोरा उनका निवास है। राजधानी रायपुर से उन्हें फिर से एक बार 2023 में राजनांदगांव चुनाव मैदान में उतारा गया है। क्या कुछ माहौल आपको नजर आ रहा है और सवेरे से मतदाताओं के मन में क्या है? मतदाता कितने उत्साहित नजर आ रहे हैं मनोज? क्योंकि लगातार इस सीट पर सबकी नज़र है। रायपुर से लेके तमाम जो मुख्यालय हैं पार्टियों के वो इस सीट पर नज़र बनाए हुए, क्योंकि डॉक्टर रमन सिंह इस बार मुख्यमंत्री के तौर पे नहीं बल्कि एक एमएलए, एक पूर्व मुख्यमंत्री के तौर पे चुनावी मैदान में। और उनके सामने हालांकि बाहरी प्रत्याशी गिरीश देवांगन मौजूद है। बीएसटीवी ने उनसे भी बातचीत की थी और उन्होंने साफ तौर से कहा था कि इस बार जो है वो जब शीतला माता मंदिर पे पहुंचे हुए थे तो उन्होंने आशीर्वाद लेते हुए कहा था कि इस बार जनता भी उन्हें जो शहर की देवी है उनकी तरह आशीर्वाद देगी। लेकिन तमाम मुद्दे इस सीट पर अभी भी बने हुए हैं, जिसके कारण कांग्रेस लगातार दम भरने का काम कर रही है। इस समय में एक सरकारी स्कूल में मौजूद हूँ जो कि यहाँ पे 2 पोलिंग बूथ यहाँ पर बनाए गए हैं। भरका पारा जो है यहाँ पर ये जगह है और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लगातार अवधेश लोगों के पहुँचने का सिलसिला यहाँ पर शुरू हो गया। लेकिन दूसरी तरफ ये भी दिखाना चाहूँगा कि यहाँ पे जो अलग अलग राज्यों से करीब 40 से ज़्यादा पैरामिलिट्री फोर्स की जो बटालियन थी वो भी यहाँ पर तैनात की गई है। सुरक्षा के लिहाज से तमाम इंतजाम यहाँ पर किए गए। लेकिन यहाँ पे क्योंकि लगातार वोटिंग का सिलसिला शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा है, तमाम इंतजाम चुनाव आयोग के द्वारा किए गए। तो यहाँ पे जो लोग हैं हम उन्हीं से बात करेंगे। किन मुद्दों को लेके आप यहाँ पे वोटिंग डालने आए, क्या क्या आपके स्थानीय मुद्दे हैं? विकास मुद्दा, विकास नहीं हो रहा उसके कारण तो लिए वोट देना है। क्या क्या विकास नहीं हो पाए? नांदगांव में कुछ भी नहीं हुआ है, अच्छा, उसके कारण। क्या लगता है कि युवा दिख रहे हैं आपको? लगता है कि आपकी विधानसभा सीट पे रोजगार के तमाम जो साधन है वो उपलब्ध हैं? फिलहाल तो नहीं दिखते हैं, दिखाई नहीं देता। लेकिन अभी एक ऐसा है कि हम लोग की जो युवा पीढ़ी है उसमें बहुत ज़्यादा जोश है, आक्रोश है, तो शायद कुछ बदलाव के चांसेस हैं। बिल्कुल बदलाव की बात कर रहे हैं। किस तरीके का माहौल इस सीट पर आपको दिख रहा है? क्योंकि डॉक्टर रमन सिंह के सामने एक बाहरी प्रत्याशी कांग्रेस की तरफ से गिरीश देवांगन है। कहाँ पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है डॉक्टर साहब के टक्कर में। डॉक्टर साहब ने जो 15 साल काम किया है, सेवा में समर्पण है, जीवन अर्पण है, ज्योत से ज्योत जले चमक उठा कणकण है। डॉक्टर रमन चले अविराम, भारत का यह चंदन है। ये बताइए कि आप काफ़ी सीनियर मुझे लग रहे हैं, क्या देखते हैं बदलाव इस सीट पर और क्या मुद्दे हैं जिसको लेके आज आप अपने मत का जहां इस्तेमाल करने आए? बदलाव तो होना चाहिए। क्या मुद्दे हैं आपकी सीट पर? कोई मुद्दा नहीं है, सब मुख्य मुद्दा कोई है ही नहीं ना लोकल का, सब केवल
केंद्र और राज्य के मुद्दे के हिसाब से चल रहे हैं। जी बिल्कुल, एक मतदाता और हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं। किस तरीके के मुद्दे आपको इस विधानसभा सीट पे नजर आते हैं? ये सबसे पहले तो ये फ्री का जो बंटाधार हो रहा है दोनों पार्टियों का, ये बंद होना चाहिए। फ्री का किसी को कुछ नहीं मिलना चाहिए। हिंदुस्तान जो है स्वाभिमान वाला देश है, खुद अपने दम पे अपनी मेहनत पे खाने वाले लोग हैं, लेकिन लोगों को यहाँ पर क्या है, खूब मुफ्त का दे के उसकी कमज़ोर किया जा रहा है। बिल्कुल, तमाम मुद्दे यहाँ पर मौजूद हैं और मैं अंदर की तस्वीरें भी दिखाने की कोशिश करूंगा ताकि पता चले कि चुनाव आयोग की जो टीम है, चुनाव आयोग की प्रशासनिक टीम है, वो किस तरीके से यहाँ पे मुस्तैदी से काम कर रही है। अब आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि रात से ही मैं देख रहा हूँ कि चुनाव की जो टीम है प्रशासनिक तौर पर वो पूरी तरीके से मुस्तैद है। मैं एक महिलाओं कर्मचारी अधिकारी एक पोलिंग बूथ पे मौजूद थी, उनसे भी मैंने बातचीत की। आप देख सकते हैं यहाँ पे मतदाता इस तरीके से यहाँ पे 5 प्रोसेस को पूरा करते हैं। यहाँ पे उनकी पर्ची चेक की जाती है, जो कि यहाँ पीठासीन अधिकारी तमाम अधिकारी मौजूद है। उसके बाद मतदान की प्रोसेस को यहाँ से आगे बढ़ाने का काम किया जाता है। अब एक बार मैं जरा स्टूडियो का रुख कर लेता हूँ। हमारे साथ अमित श्रीवास्तव और सुनील चौधरी लगातार बने हुए हैं। तमाम जमीनी स्थिति को जानने के बाद एक बार जरा राजनीतिक चर्चाओं को भी जोर दे लेते हैं। मैं सबसे पहले एक बार सुनील चौधरी का रुख करता हूँ। सुनील जी, क्या आपको लगता है कि 20, अगर सीधे मैं स्कोर की बात करूं तो मौजूदा समय में 20 में से 1 सीट आपके पास है, कहां तक पहुंच पाएंगे? वहां तक पहुंचने का आधार क्या मानते हैं आप? जी, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने जिस प्रकार से 15 वर्षों में सुशासन किया और उसके बाद जो छत्तीसगढ़ का विकास हुआ और बीते 5 वर्षों में वो विकास जो है अवरुद्ध हो गया। इन्होंने पिछले बार छल का घोषणा पत्र लेकर के आया, उस घोषणा पत्र में बड़े बड़े वादे इन लोगों ने कर दिए और वादों के नाम पर झड़ी लगा दी, पूरा कुछ नहीं हुआ। किसानों की कर्जा माफी कर देंगे और किसानों को 2 साल का बचा हुआ बोनस दे देंगे, किस्तों में दे देंगे और शराबबंदी कर देंगे। उसके अलावा वो दुनिया भर के वादे, 316 वादे थे इनके, वो वादे पूरे नहीं हुए। छत्तीसगढ़ की जनता ने अपने आप को छला महसूस कर लिया। अब मैं आपको बताता हूं भारतीय जनता पार्टी का पक्ष क्या है। भारतीय जनता पार्टी ने जो अपना घोषणा पत्र प्रस्तुत किया है, उसमें हम किसानों के मामले पर इनसे 1100 रुपए ज्यादा हमारा मूल्य जो है वो लोगों को मिलेगा। ये 20 क्विंटल कह रहे हैं 3200 के मूल्य पर, हम 21 क्विंटल प्रति एकड़ कह रहे हैं 3100 के, तो 1100 वहां पर ज्यादा है। हम पिछले वर्षों का जो बोनस है बचा हुआ 2 साल का, वो 25 दिसंबर को देने वाले हैं। ये बड़ी बात है। और उसके अलावा किसानों के विषय में आप देखेंगे कि लगातार भारतीय जनता पार्टी की जो घोषणा है उसको किसान जो स्वीकार कर रहा है और एक बड़ी घोषणा जो 1000 रुपए प्रति महिला को जो है प्रति माह मिलेगा, 12,000 रुपए मिलने वाला है, एक बड़ी घोषणा है। अब मैं आप बस्तर छत्तीसगढ़ के विषय पर आता हूं। लौटूंगा आपके पास, लौटूंगा। पहले ही सवाल है अभी, सबसे बड़ी बात यह है कि थोड़ा सा ये भी आप लोग स्टडी कर लीजिए, अध्ययन कर लीजिए कि छत्तीसगढ़ में ऐसे कितने क्षेत्र है जहां पे प्रति एकड़ 21 क्विंटल से ज्यादा धान की पैदावार होती है। इस पे मैं आपसे सवाल पूछूंगा। अमित जी का रुख कर लेता हूं। अमित जी, 19 सीटों पे आप मौजूद है मौजूदा समय में, क्या लगता है 19 का 20 होगा या फिर मामला पीछे हट के आएगा आप लोगों के पक्ष में? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि पूर्व में हम लोग ने जब पिछला चुनाव हुआ था तो हम इनका कट करप्शन और कमीशन की जो सरकार चल रही थी उसको मुद्दा बना के हम गए थे। और इस बार तो हमारी उपलब्धियां हैं, लगातार जो हमने 5 साल यहाँ पर विकास की अविरल धारा बहाई है। निश्चित तौर पर अगर आप देखेंगे अवधेश जी, तो छत्तीसगढ़ में आज जो जन कल्याणकारी योजनाएं हमने लाई, छत्तीसगढ़ का व्यक्ति उससे खुश है। और जिस प्रकार से 5 उपचुनाव हमें अगर उन्होंने जिताया, मतलब छत्तीसगढ़ की सरकार की योजनाएं उन्हें पसंद है। रही बात, आपको मैं बता दूं, अभी भाजपा के सम्मानित मेरे प्रवक्ता मित्र कह रहे थे कि हमने इतने वादे किए, तो इनके ऊपर विश्वास कौन करेगा? ये तो वही लोग हैं, वही पार्टी के लोग हैं जिन्होंने किसानों के लिए 3 काले कानून लाए थे। प्रधानमंत्री अपने महल को देखने चले जाते थे अमेरिका से आके, लेकिन बाजू में किसान भाई बैठे रहते थे और उनसे मिलने तक नहीं गए। 750 किसानों की जान चले गई। ऐसे तो ये उस पार्टी के लोग हैं। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, आज जब कहते ना, जब बात चलेगी तो दूर तलक जाएगी। इनके जो मंत्री थे, उनका बेटा किसानों के ऊपर थार चला दिया था, लेकिन उसके बाद भी वो मंत्री में पद में बना रहा। तो ये तो इनकी संवेदनहीनता जो है वो जनता और कांग्रेस किसान भाई जानते, इसलिए किसान भाई इन पे विश्वास नहीं करेंगे। हमने छत्तीसगढ़ में, देश में सबसे ज्यादा अगर उनकी मेहनत, उनकी उपज का दाम अगर उनको मिल रहा है तो छत्तीसगढ़ में मिल रहा है। और हमारी सरकार आने के बाद आज यहाँ किसान भाई सशक्त, समृद्ध और खुशहाल हुए हैं। हाँ, बिल्कुल, शुक्रिया नैन्सी। जिस तरह से लगातार चर्चाओं का दौर जारी है, बस्तर से लेके पंडरिया तक, कवर्धा तक हम बातचीत का दौर बढ़ा रहे हैं। हम एक बार पहले फिर से के शर्मा जी का मैं रुख कर लेता हूं। के जी हमारे साथ बने हुए हैं। के शर्मा जी, क्या आपको लगता है
कि जिस तरह से दावे और वादे किए जा रहे हैं कि इस बार कांग्रेस कह रही है कि 20 के 20 सीटों पे वो काबिज होगी, और ठीक इसके उलट बीजेपी कह रही है कि सर्वाधिक मतलब 70% सीट उनके खातों में जाएगा। तो क्या आपको लगता है कि सियासी माहौल इस तरह से परिवर्तन के मूड में दिखाई पड़ रहा है आपको? मतदान जारी, मतदाताओं को फैसला करना है। जैसे कि हम सब जानते हैं कि सत्ता की चाबी बस्तर में है, तो बस्तर के मतदाताओं की भूमिका महत्वपूर्ण है अपने विकास के लिए, अपने मूलभूत सुविधाओं के लिए और अपने रोजगार के लिए। जितनी भी समस्या है उसका निदान केवल एक मत से आप कर सकते हैं। आपका इस मत का उपयोग करने की बात है। दूसरी चीजें वहां की समस्याओं को लेकर, क्योंकि मुद्दों के आधार पर छत्तीसगढ़ में मतदान का एक संदेश देश भर को दिया गया है। पिछले जन घोषणा पत्र को कांग्रेस के देख सकते हैं, जिसके आधार पर 68 सीटें आई थी। तो यहाँ के महत्वपूर्ण समस्या की ओर आप देखेंगे तो रोजगार के लिए यहाँ पे नगर नार इस्पात संयंत्र एक बड़ा विषय लेकर के आए। प्रधानमंत्री खुद चुनाव के प्रचार के पहले ये बात आके उद्घाटन करके गए। उसके साथ ही राव घाट एक जीवनदायिनी है। यहाँ पे ये खनिज संपदा से परिपूर्ण है। भिलाई को तो संचालित करता ही करता है, अन्य विदेशों तक इसका जाता है। तो इसका उपयोग वहां के लोगों के लिए कितना हो पा रहा है, उनको वहां पे रोजगार के अवसर कैसे मिल पाएगा नगर निगम में, ITI के माध्यम से शिक्षा को रोजगार से आप कैसे जोड़ते हैं, वहां के लोगों को वही रोजगार देने की क्या व्यवस्था है। इसके साथ ही धर्मांतरण की जो बात आ रही है, तो निश्चित रूप से नारायणपुर की घटना सबके ध्यान में है। तो इससे ऊपर उठ करके एक सांप्रदायिक सौहार्द को बनाए रखते हुए किस दिशा में मतदान होता है, और आदिवासी मतदाता जो परंपरा के प्रति ज्यादा गंभीर होते हैं, एक संवेदनशील होते हैं, जिसके चलते वहां पे देखेंगे देवगुड़ी को लेकर के वहां पे लगातार काम किया जा रहा है, चाहे भाजपा शासनकाल में रहे चाहे कांग्रेस शासनकाल में रहे। शिक्षा को लेकर के जैसे वहां पे एक दंतेवाड़ा में एक हब बनाने की बात कांग्रेस कहती है, उसके साथ ही भाजपा कहती है, और कांग्रेस का कहना है कि हमने 300 से ज्यादा बंद स्कूल नक्सली क्षेत्रों में खोले हैं। तो इस दिशा में वहां पे बाजार तक जो स्वास्थ्य की सुविधाएं पहुंचाई गई है, ये एक बड़ी बात है कि जब छोटे क्षेत्रों में आप जाते हैं तो हर जगह अस्पताल खोलने की जगह में हम वहां पे उपलब्ध कराएं, खटिया में लेके मरीजों को लाते हैं। हम जब देखते हैं तो निश्चित रूप से पूरे प्रदेश का सिर शर्म से झुक जाता है। ऐसी तस्वीरों को देखते हुए देश के सामने गलत संदेश जाता है। बिल्कुल सर, बिल्कुल सही बोले आप, बिल्कुल सही बोले सर कि आज अगर 23 साल बाद हम आज भी मरीजों को अगर खाट पे ले जाने की तस्वीरें जनता देखती है, तो ये बताने के लिए काफी है कि सरकारों ने स्वास्थ्य सुविधाओं को लिए बस्तर में खास करके क्या कुछ किया है। कागजों में इतर और धरातल पे इतर। एक बार मैं मनोज का रुख कर लेता। मनोज, आप जिस पोलिंग बूथ पे मौजूद हैं, वहां पे क्या उत्साह दिखाई पड़ रहा है? नांदगांव में आप लगातार बने हुए हैं, रमन सिंह बनाम गिरीश देवांगन का मुकाबला वहां पे होना है, और राजनांदगांव के इस सीट से उस पूरे लोकसभा के 8 सीटों पे मैसेज जाना है। क्या कुछ तस्वीरें आपको दिखाई पड़ रही है मनोज? जी बिल्कुल अवधेश, क्योंकि तस्वीरें बड़ी खूबसूरत है, क्योंकि लगातार इस पोलिंग बूथ पर जो लोग हैं, जो मतदाता हैं, उनके पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है। सुबह से 8 बजे से जब से जो मतदान की प्रक्रिया शुरू हुई है, उसमें शामिल होने के लिए आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लंबी लंबी कतारों में जो है यहाँ पर लोग लगे हैं, क्योंकि जो ये पोलिंग बूथ है, यहाँ पे 2 मतदान केंद्र जो है वो बनाए गए हैं। दोनों मतदान केंद्र में करीब 200 से ज़्यादा जो मतदाता हैं वो अपने मताधिकार का यहाँ पे इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि सुरक्षा के लिहाज से सुरक्षा व्यवस्था सभी संवेदनशील पोलिंग बूथ पर तैनात की गई है, और यहाँ पे जो अधिकारी कर्मचारी हैं उनको भी तमाम दिशा निर्देश दिए गए हैं, क्योंकि पोलिंग बूथ से कुछ दूरी पर जो है एजेंट जो है पार्टियों के बैठे हुए हैं, जो कि लगातार वोटर से संपर्क में कर रहे हैं। लेकिन इस कैंपस के अंदर किसी भी तरीके की अनुमति नहीं है। लेकिन मैं वो तस्वीरें भी दिखाना चाहूंगा जो ये बताएंगी कि यहाँ पर किस तरीके से वोटिंग प्रक्रिया चल रही है, क्योंकि यहाँ पे कोटवार को तैनात किया गया है, जो कि गेट पे तैनात है। उसके अलावा आप अंदर देखेंगे कि अंदर जो प्रोसेस है उसको यहाँ पर पूरा करने का काम किया जा रहा है। जो एक छोटा सा केबिन अब बनाया गया है, वहाँ पर वोटिंग यहाँ पे कराई जा रही है, और जो प्रोसेस है उसको पूरा करने के बाद, क्योंकि इस कड़ी से प्रोसेस शुरू होती है, इसके बाद मैं दिखाना चाहूँगा कि यहाँ
से जो निशान लगाया जाता है, जो कि उंगली पे लगाया जाता है नीले कलर का, वो यहाँ पे निशान लगाते हैं। उसके बाद यहाँ पर जो मशीन है वहाँ पे जो तमाम पर्ची हैं उसको यहाँ पर रखा जाता है। उसके बाद ठीक सामने जो आखिरी जो क्षण है वो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये वही मुकाम है जहाँ पर आके मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल करता है। और एक बीप यहाँ पे आपको सुनाई दे रही होगी। इस बीप के जरिए ये तय हो जाता है कि उन्होंने अपने मतदान का यहाँ पे इस्तेमाल कर दिया है। तो ये पूरी प्रक्रिया है यहाँ पे, जो कि तमाम जो प्रशासनिक अधिकारी हैं यहाँ पर जो करने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि चुनाव के कुछ अधिकारी भी सर शांतिपूर्ण तरीके से यहाँ पे चुनाव चल रहा है। क्या प्रोसेसिंग आगे किस तरीके से चुनाव का ये चरण लेने वाला है? राजनांदगांव की जनता बड़े ही संस्कारधानी है और वो अपने मताधिकार का उपयोग बगैर किसी लोभ लाभ के करना जानती है और स्वतंत्र और निष्पक्ष मतदान के लिए पूरी जनता राजनांदगांव की अपना मतदान करने आज सुबह से भीड़ देख रहे हैं आप। किसी प्रकार का भय और लोभ का वातावरण नहीं है और मैं इस अवसर पर पूरी राजनांदगांव की जनता से निवेदन करूंगा कि वे निष्पक्ष और बगैर किसी भय के अपना मतदान अवश्य करें और लोकतंत्र को सफल बनाने में अपना योगदान दें। ये चुनाव अधिकारी थे जो कि गवर्नमेंट की तरफ से थे और आप यहाँ पर देखेंगे कि किसी तरीके की मतदाताओं का खास ख्याल रखा गया। आप देख यहाँ पे यदि किसी तरीके की उनको मेडिकल को लेके दिक्कत है तो यहाँ पे डॉक्टर भी यहाँ पे तैनात हैं। यहाँ पे बीपी से लेके तमाम जो दवाएं हैं वो यहाँ पर उपलब्ध कराई गई हैं ताकि किसी तरीके की समस्या जो है वो यहाँ पर आम जनता को ना हो पाए। हम कुछ लोग हैं उन्हीं से बात कर लेते हैं। आप अपने वोटिंग करने यहाँ पे आए हैं, क्या मुद्दे रहने वाले हैं इस बार को, क्या सोच के आए, दिमाग में क्या चल रहा है, किस तरीके की सरकार, किस तरीके के प्रत्याशी चाहते हैं? मैं बुद्धि मित्रा वासनिक जी। मैं चाहती हूँ कि जो बेरोजगार हैं उन लोगों को रोजगार मिले। इतने सारे युवा हैं और राजनांदगांव के लिए जो है जो बीएनसी मिल है वो यहाँ पे स्टैंड हो जाए और यहाँ के लोगों को रोजगार मिले और जो अनिवार्य आवश्यकता है जो वो उनकी पूरी हो जाए और ऐसी सरकार हो जो निष्पक्ष हो। इस तरह की कुछ बदलाव नजर आता है इसमें क्योंकि लगातार परिवर्तन की बात की जा रही है। हाँ, बदलाव तो अभी मतलब होने वाला है, लेकिन क्या है जो जिस तरह से विकास होना चाहिए वो विकास धीरे धीरे हो रहा है और भी यदि अच्छे प्रत्याशी चुन के आते हैं तो विकास अवश्य होगा। आपने वोट डाल दिया? ये चिन्ह हमें दिखा दिए जो निशान है ऐसे करके, ये देखिए। मनोज, एक बार मैं आपको रोकना चाहता हूँ। मनोज, एक बार वोटर टर्नआउट अपने दर्शकों को बता दें। वोटर टर्नआउट जो है पहले घंटे का मतलब सुबह 9 बजे तक का जो वोटर टर्नआउट है वो आ चुका है। आप अपने टीवी स्क्रीन पे देख सकते हैं। बीएसटीवी आपको दिखा रहा है कि किस तरह से मतदाताओं का जो रुझान है वो वोट प्रतिशत में लगातार बदल रहा है। आप देख सकते हैं कि खुज्जी में 7% जो मतदान है वो हो चुका है। बस्तर में 5.55% जो मतदान है वो हो चुका है। अगर अब जिलों की बात कर ली जाए तो बस्तर में अब तक जो है 4.89 मतलब ये कि सुबह 9 बजे तक 4.89% जो मतदान है वो हो चुका है। बीजापुर की बात कर ली जाए तो 4.50 जो है फीसदी मतदाताओं ने अब तक अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया है। दंतेवाड़ा में जो है 10.18% मतदाताओं ने अब तक अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया है। बेहद ही संवेदनशील ये क्षेत्र है। बावजूद उसके अगर सुबह 2 घंटे के भीतर 10% से ज्यादा अगर वोटिंग टर्नआउट आता है तो समझा जा सकता है कि मतदाताओं में कितना उत्साह है। इसके अलावा कवर्धा की बात कर ली जाए तो 12.51% मतदाताओं ने मताधिकार का इस्तेमाल किया है। खैरागढ़ में 6%, कोंडागांव में 13.39% मतदाताओं ने अब तक वोट डाले हैं। इसके अलावा मोहला मानपुर में 9%, नारायणपुर में 11% और राजनांदगांव में 8.34%, सुकमा में 4.21%। सबसे ज्यादा कांकेर में अब तक 16.48% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया है। तो सबसे पहली बात ये कि मतदाताओं में जो है वो उत्साह नजर आ रहा है। अब मैं लगातार अपनी चर्चा को हम जारी रखेंगे। मैं एक बार अमित जी का रुख कर लेता हूं। अमित जी, आपको क्या लगता है मतदाताओं में जो उत्साह नजर आ रहा है, वोटर टर्नआउट जो हम दिखा रहे हैं, उससे क्या कुछ संदेश है, आप बताइए। देखिए, आज जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ का रन का बिगुल भी बच चुका है और कह सकते हैं हम सेमीफाइनल मैच आज खेला जा रहा है और लगातार आपके माध्यम से मैं बता दूं कि लोकतंत्र के उत्सव में जनता में जो उत्साह है, जो जनमानस अपने मताधिकार का प्रयोग करके कांग्रेस की सरकार को पुनः यहां पर लाने के लिए आतुर है। और मैंने कहा ना कि पूर्ववर्ती सरकार के समय में उन्हें लगता नहीं था कि हमारी अपनी सरकार है, लेकिन आज उन्हें लगता है कि हमारी अपनी सरकार है, क्योंकि हमने जो भी कार्य किया, चाहे हमारा घोषणा पत्र पिछली बार का हो, चाहे सरकार की कोई योजना हो,
हमने वही काम किया है जो जनता चाहती थी। बीजेपी की तरह नहीं कि स्काई वॉक बना दिया अपनी जिद्द को पूरा करने के लिए और छत्तीसगढ़ की जनता की लाखों करोड़ की गाढ़ी कमाई को दीमक की तरह चाट जाते थे भाजपाई लोग। लेकिन जिस प्रकार से मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि जनता में एक उत्साह है और जनता पुनः छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार को लाने के लिए मैंने जैसा कहा ना वो चाहती है, क्योंकि जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ मॉडल की गूंज पूरे देश में है, उन्हें भी लगता है कि यहां की सरकार कहीं बेहतर काम कर रही है और सर्वहारा वर्ग के लिए हमने काम करने का प्रयास किया है। और मुझे लगता है कि जब 65 से ज्यादा अवार्ड्स हमें केंद्र देती है तो मतलब ये मान लीजिए कि हमारी योजनाएं को कई प्रदेशों ने अपनाया है। और मैं कहता हूं ये अच्छी बात है फेडरल सिस्टम में, अगर एक प्रदेश की योजना अगर उससे लोगों का भला हो रहा है दूसरे प्रदेशों में अपनाया जाए। एंड दिस इज द ब्यूटी ऑफ आवर डेमोक्रेसी कि हमारा संविधान ये अधिकार भी देता है और निश्चित तौर पे योजना बिल्कुल बिल्कुल। अमित जी मैं एक बात को रोकना चाहूंगा। नैन्सी कुछ बड़ी ब्रेकिंग लेके आई है। नैन्सी, ओवर टू यू। तो चर्चा को बिल्कुल अवधेश जी आगे जारी रखेंगे, लेकिन यहाँ इस वक्त की बड़ी खबर के लिए जरूर रुकेंगे जहां गणतंत्र पर गणतंत्र भारी है और बुलेट पर बैलेट भारी। दरअसल नक्सल प्रभावित करीगुंडम जिले में 23 साल के बाद मतदान हो रहा है। छत्तीसगढ़ गठन के बाद से करीगुंडम में अभी तक मतदान नहीं हुआ और इस बार जरूर एक बड़ी उपलब्धि यहां निर्वाचन आयोग और पुलिस प्रशासन को भी मिली, जब 23 साल के बाद नक्सल प्रभावित करीगुंडम में चुनाव होने जा रहा है, मतदान यहां हो रहा है। 23 साल के बाद एक बड़ी उपलब्धि जरूर मिली है। इलाके में नक्सलियों का खौफ था, जिस वजह से छत्तीसगढ़ के गठन के बाद आज तक यहां कभी चुनाव नहीं हुआ, लेकिन इस बार 23 साल के बाद करीगुंडम में चुनाव होने जा रहा है। सुरक्षा बलों की तैनाती के बीच मतदान शांतिपूर्ण तरीके से भी किया जा रहा है। हेलीकॉप्टर से दरअसल यहां पर मतदान दल पहुंचे थे और अब आज यहां मतदान आखिरकार संपन्न हो रहा है। आपको बता दें कि 23 साल के बाद करीगुंडम में पहली बार मतदान हो रहा है, जहां मतदाता निडर होकर बेखौफ होकर अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं और अपने प्रत्याशी के पक्ष में वोट डाल रहे हैं। आपको बता दें जब से छत्तीसगढ़ का गठन हुआ है उसके बाद से करीगुंडम में आज तक मतदान नहीं हुआ था, चूंकि नक्सल प्रभावित इलाका ये कहा जा रहा था और नक्सल प्रभावित एरिया होने के कारण यहां नक्सली का खौफ था, जिस वजह से जनता अपने मताधिकार का प्रयोग नहीं कर पा रही थी। लेकिन अब 23 साल के बाद शांतिपूर्ण तरीके से करीगुंडम में चुनाव किए जा रहे हैं और चर्चा लगातार अवधेश जी जारी रख रहे थे। एक बार फिर से अवधेश जी आपकी ओर ही रुख करूंगी मैं, जिस प्रकार से आप लगातार छत्तीसगढ़ के महासंग्राम को लेकर चर्चा कर रहे थे उसे जारी रखिएगा। बिल्कुल बिल्कुल, शुक्रिया नैन्सी। एक बार मैं सुनील चौधरी का रुख कर लेता हूं। सुनील जी, आपको क्या लगता है मतदान का प्रतिशत किस ओर इशारा कर रहा है? सुबह 2 घंटे का मतदान प्रतिशत सबके सामने आ गया। नैन्सी हमारी सहयोगी ने बताया कि करीगुंडम में अगर पहली बार मतदान हो रहा है तो उसके मायने क्या निकाले जाए? जी देखिए, ये जो मतदान का प्रतिशत लगातार बढ़ रहा है और लोग बहुत ही स्वस्फूर्त निकल करके मतदान करने आ रहे हैं, उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि छत्तीसगढ़ की जनता परिवर्तन चाहती है। छत्तीसगढ़ की जनता को पता है पिछले 5 सालों में जिस प्रकार से भ्रष्टाचार बढ़ा, जिस प्रकार से घटनाएं लगातार घटी, उनको समझ में आ गया कि उनकी वनोपज को लूट करके लोग ले गए, उनके संसाधनों पर जो है उस पर लगातार जो है भ्रष्टाचारी कब्जा करते रहे, कुछ नहीं मिला। शिक्षा, स्वास्थ्य, आप देखेंगे मूलभूत सुविधाएं हैं, सड़क की सुविधा। हम यहां से 100 किलोमीटर आगे चले जाएं, आप मुंगेली से आगे निकल जाओ, आपको समझ नहीं आएगा कि गड्ढे पर सड़क है कि सड़क पर गड्ढा है। ऐसी स्थिति बनी हुई है। लगातार बस्तर के क्षेत्र में आप जाएंगे, सुदूर अंचलों पे जाएंगे तो वहां पीने के पानी की कोई सुविधा नजर नहीं आती है। वहां शिक्षा की जो व्यवस्था है उसको ध्वस्त कर दिया गया है। कहां भारतीय जनता पार्टी जो है 2003 में 21,000 स्कूल थी, उसको 60,000 से ज्यादा स्कूलों तक के लेकर के हम लोग गए थे और लगातार जो है वहां लोगों के जीवन के स्तर पे सुधार करने का काम हम लोग करते। स्वास्थ्य क्षेत्र में बड़ा काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है वो करती थी। 2 मेडिकल कॉलेज से 10 मेडिकल कॉलेज हम लोग ले गए थे। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र 116 थे, उसको 169 तक ले गए। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र 515 थे, उसको 785 ले गए। उप स्वास्थ्य केंद्र 3,818 थे, 5,187 हम लोगों ने वहां तक पहुंचाया। ब्लड बैंक 7 थे, उसको 23 किया। उसी प्रकार से लगातार आप देखेंगे शिक्षा के स्तर में ड्रॉप आउट रेट जहां 11% था उसको 1% तक लाया और सरस्वती साइकिल योजना जैसी योजना ला करके बच्चों की पढ़ाई के लिए किया। तो ये सारे कारण है। अब विश्वास भारतीय जनता पार्टी के घोषणा पत्र पर है कि जो भारतीय जनता पार्टी ने कहा है कि हम तेंदुपत्ता के हमारे जो
संग्राहक है, उनके लिए जो योजना लेकर के आ रहे हैं उस पर लोगों ने विश्वास किया कि 5500 रुपए की बात करते हैं, 4500 रुपए इनपुट सब्सिडी की बात ठीक है, करते हैं, सारी योजना है। सुनील जी मैं आपको रोकना चाहूंगा। तेंदुपत्ता का आपने जिक्र किया, बस्तर में ग्रीन गोल्ड हरा सोना कहा जाता है तेंदुपत्ता को, और ऐसे में आप लोगों ने 5500 देने का वादा किया। कांग्रेस एक कदम आगे बढ़ के 6000 रुपए प्रति मानक बोरा देने का दावा और वादा कांग्रेस ने किया है। मैं एक बार अमित जी का रुख कर लेता हूं। अमित जी, क्या लगता है कि तेंदुपत्ता एक बड़ा मुद्दा हो सकता है छत्तीसगढ़ में? और जिस तरह से आप लोगों ने 6000 का दावा किया, लेकिन बीजेपी कह रही है कि 5500 पे भी लोग विश्वास करेगी, क्यों ऐसा करेगी? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि हमने जो घोषणा पत्र लाया है, मैं आपके दर्शकों को दिखाना चाहता हूं, उसका नाम ही है भरोसे का घोषणा पत्र। और इनका जो घोषणा पत्र है उसका नाम है मोदी जी की गारंटी। देखिए, हमारे पे तो जनता विश्वास कर रही है। 6000 रुपए हमने कर दिया है, 4000 रुपए सालाना बोनस भी देंगे। लेकिन आपके माध्यम से मैं एक चीज अवधेश जी बताना चाहता हूं आपके दर्शकों को। इन्होंने अपने घोषणा पत्र का नाम मोदी की गारंटी कहा है, और मोदी जी की गारंटी कौन लेगा, विश्वास कौन करेगा? हमने तो पिछले 5 सालों में छत्तीसगढ़ को समृद्ध, खुशहाल और सशक्त बनाने के लिए लगातार कार्य किए। अभी मेरे सम्मानित मित्र बहुत सारा कार्य गिना रहे थे। अगर आप इतना अच्छा कार्य किए होते तो जनता आपको 15 साल बेमिसाल 14 सीटों में लाके थोड़ी छोड़ती। लेकिन हमारी सरकार आने के बाद अंतिम पंक्ति में बैठे हुए अंतिम व्यक्ति तक को सरकारी योजनाओं का लाभ मिला। हमने आदिवासी भाइयों की जमीन को वापस लौटाया। 2013 से स्टील प्लांट ने कह दिया था टाटा ने हम प्लांट नहीं लगाएंगे, लेकिन आपने उनको जमीन वापस नहीं की। 4200 एकड़ जमीन हमने वापस करी, और विकास, विश्वास और सुरक्षा को मापदंड मान के हमने काम करना स्टार्ट किया। अभी आप कह रहे थे कि हमने ये बनाया वो बनाया, आप पे विश्वास नहीं है लोगों को। और मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, रही बात, मैं फिर आता हूं कि आपने जो गारंटी दिया है मोदी जी की गारंटी, क्या आपका केंद्र में बैठी हुई सरकार और आपके जो हाई कमान है छत्तीसगढ़ के नेताओं को नकारा समझते हैं, भाजपा के नेताओं को, और नाम देते हैं मोदी की गारंटी? मोदी जी ने कहा था 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे। 18 साल में, 9 साल में 18 करोड़ लोगों को रोजगार देना था। 15 लाख अकाउंट में आया नहीं, और जितना मेक इन इंडिया से लेके जितनी भी योजनाएं थी सारी योजना फेल है। महंगाई बढ़ रही है, बढ़ती हुई महंगाई और घटती हुई कमाई पे आप लोग बात नहीं करते। साहब, मैं एक ही चीज कहता हूं कि जनता आप पे विश्वास नहीं करती है। आपके कार्यकाल को याद किया जाएगा 150 रुपए किलो टमाटर के रूप में, 100 रुपए से ज्यादा डीजल और पेट्रोल के रूप में। जनता आपके कार्यकाल से दुखी थी है। ठीक है अमित जी, देखिए बड़ी मजे की बात यह है कि हमारी सहयोगी नैन्सी बता रही थी कि सुकमा जिले में एक ऐसा मतदान केंद्र है जहां पे पहली बार मतदान हो रहा है। क्या आपको ऐसा लगता है साहब कि महंगाई, केंद्र सरकार, मोदी का चेहरा, राहुल गांधी की बातें उस मतदान केंद्र तक पहुंच पा रही होगी जहां से मतदाता निकल के पहली बार वोट डालने के लिए आए हैं? निश्चित तौर पे आज सोशल मीडिया का जमाना है। एक क्लिप के सारा जनता जो रहती है अमित जी मैं फिर आपको इंटरप्ट करूंगा साहब। वहाँ पीने का पानी नहीं, आप सोशल मीडिया का जिक्र करते हैं। अरे आप देखिए, पीने का पानी नहीं है वहाँ पे। लोग कैसे आयरन वाटर पीने के लिए मजबूर हैं, झीरिया से पानी पीने के लिए लोग मजबूर हैं। आप सोशल मीडिया, इंटरनेट और तमाम बातें करते हैं। देखिए, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं अवधेश जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा, और बड़े जिम्मेदारी के साथ मैं इसे मानूंगा भी कि पिछली 15 साल की जो सरकार थी, जो अपनी बड़ी बड़ी उपलब्धि को गिनाती है, वो बस्तर के लोगों को लाल पानी पीने के लिए विवश होना पड़ा। लेकिन मैं फिर आपके माध्यम से एक चीज कहना चाहता हूं कि हमारी सरकार आने के बाद हमने कार्य योजना बना के काम करी। बस्तर विकास प्राधिकरण में हमने स्थानीय लोगों को, विधायकों को वहां पर उसका सदस्य और अध्यक्ष बनाया ताकि वहां के लोगों की प्रायोरिटी वो फिक्स करें। लगातार आप देखेंगे अनगिनत, आज बस्तर में आप देखिए जिस प्रकार से मैंने कहा ना, जब हम उनकी जमीन लौटाते हैं उन पे विश्वास आता है। जब इंफ्रास्ट्रक्चर पे हम काम करते हैं, विकास करते हैं, तो उन्हें कॉन्फिडेंस आता है। जब हम उन्हें सुरक्षा देते हैं तो 14 जिलों से एक जिले में सिमट के वो समस्या हो जाती है। और आने वाले समय में आप देखिएगा कि बस्तर जो सबसे खूबसूरत है इस देश में, गोवा से भी ज्यादा मुझे लगता है कि वहां पर्यटक आएगा। आने वाले समय में आप देखेंगे हमारी सरकार ने जो कार्य योजना बना के हमने काम किया है, इतना सुंदर बस्तर पूरे विश्व पटल पे छाने वाला है। और रही बात आपने कहा, तो मैं आपके माध्यम से बता दूं कि इन्होंने कहा कि हमने ये बढ़ाया वो बढ़ाया, बीजेपी में जिनके कार्यकाल में विश्व में प्रथम मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह को माना जाएगा, जिन्होंने कहा था 1 साल कमीशन खोरी मत करिए अपने नेताओं को, 30 साल हमारी सरकार रहेगी। और जिस प्रकार से बीजेपी नेताओं की प्रॉपर्टी बनी, जिस प्रकार से प्रॉपर्टी बढ़ी, क्या इन्होंने बस्तर में विकास किया? नहीं किया। कांग्रेस मुक्त भारत की बात करते थे। मैं नमन करता हूं बस्तर की जनता को, जिन्होंने ये संदेश दिया, पूर्व चुनाव में संदेश दिया कि कांग्रेस मुक्त भारत की आप बात कर रहे हैं। बस्तर की जनता को मैं पुनः प्रणाम करता हूं कि उन्होंने भाजपा मुक्त बस्तर करके जवाब दिया कि लोकतंत्र में अहंकार नहीं चलेगा। अमित जी, 2018 के चुनाव में दंतेवाड़ा सीट से
शहीद भीमा मंडावी विजय हुए थे, 2019 में उनकी हत्या कर दी गई माओवादियों के द्वारा। आप नहीं कह सकते कि 18 के चुनाव में बस्तर जो है भाजपा मुक्त हुआ था। आज की अगर हम बात करें, आज बिल्कुल 12 की 12 बस्तर सीट है। ठीक है, बिल्कुल। आप सरगुजा का जिक्र कर लेते हैं, 14 का 14 सीट आपके पास है, दोनों जगह। ठीक है, मैं एक बार सुनील जी का रुख कर लेता हूं। सुनील जी आपके पास आऊंगा, एक बार के शर्मा जी का रुख कर लेता हूं। के जी, क्या आपको लगता है कि बस्तर ने जो मैंडेट दिया पिछली बार 2019 के उपचुनाव को जोड़ लिया जाए तो 12 की 12 सीटें बीजेपी से छीन ली, मतलब यह कि कांग्रेस के झोली में डाल दी गई? क्या इस बार भी वही कमोबेश स्थिति दिखाई पड़ रही है? क्योंकि दावे दोनों तरफ से बराबर किए जा रहे हैं। कांग्रेस कह रही है कि उन्हें और ज्यादा सीटें मिलेंगी, वो और ज्यादा प्रबलता के साथ मजबूत होंगे, लेकिन बीजेपी कहती है साहब 5 सालों में आपने कुछ किया नहीं, जनता आपको समझ चुकी है, परिणाम आपको बता देगा। के जी, मुद्दा और विश्वास, ये दो बातें महत्वपूर्ण है इस चुनाव में। जो मुद्दे दोनों ओर से आए हैं, चाहे 51 पृष्ठ का भाजपा का घोषणा पत्र देखें, मोदी की गारंटी की बात करें, या 20 बिंदुओं में, जो 36 बिंदु कांग्रेस का था उसको 20 बिंदु में यदि इस बार समेटा गया, इसका मतलब जनता से जो वादा करते हैं वो 5 साल जनता याद करती है। इसलिए महत्वपूर्ण है कि आप जो वादा करते हैं उसको पूरा करें। तो 20 बिंदुओं पर जो वादे किए गए हैं, तो इसका लगता है कि इन विषयों में यदि देखेंगे तो आदिवासी क्षेत्रों के लिए बहुत कुछ बातें कही गई है। वनोपज को लेकर आपने जैसे कहा 5,500, कोई कह रहा है तो 6,000 की बात कर रहा है। इसके साथ ही जो पहले 2003 में हम गाय देने की बात लेकर के आज 2 बकरी देने की बात आ रही है, तो उनकी आर्थिक स्थिति सुधार करने के लिए बात हो रही। 5 लाख पट्टे देने के बाद जल जंगल जमीन में जो अपना अधिकार की बात करते हैं उसको लेकर के, पेशा कानून और 5वीं अनुसूची को लेकर आप क्या काम कर रहे हैं। ये आदिवासी जागरूक हो चुके हैं। आप मतदान से देखिए कहां बस्तर और कहां सरगुजा, लेकिन जब मतदान होता है तो एक समान मैंडेट जनता देती है, और जिसका परिणाम पिछला चुनाव आप दे सकते हैं। चाहे बस्तर की 12 में से 11 की बात करें 2018, उसी तरह से सरगुजा की बात करें। नक्सल के मामले में भी बात हो रही थी, बहुत बड़ी जानकारी, कितनी भीड़ वहां पे नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में 23 साल बाद भी यदि मतदान होता है। तो वहां पे आईजी का एक बयान आया है, स्पष्ट कोट करना चाहूंगा उसमें, कि उसमें लगभग 6,000 वर्ग किलोमीटर 6,000 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र नक्सल प्रभावित था, जिनमें से 14,000 6,000 में से 14,000 वर्ग किलोमीटर जो है वो उसमें से 6,000 मुक्त हो गया। 14 में से 6,000 वर्ग किलोमीटर जो है नक्सल प्रभावित बिल्कुल सर, ये फिनिश हुआ है। ये एक बड़ी बात है कि नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में किस ढंग से हम वहां पे काम कर रहे हैं, और 65 नए बेस कैंप स्थापित किए हैं। तो सरकार की ओर से लगातार प्रयास किया जा रहा है कि बेस कैंप के मानो उसमें महिला कमांडो 35 बूथ लगभग आपकी जानकारी में है कि महिला कमांडो को वहां पे दी गई। इसके बावजूद यदि 156 दल जो है हेलीकॉप्टर से भेजना पड़ता है, तो हम ये भी नहीं कर सकते हम नक्सल मुक्त हो चुके हैं। नक्सल मुक्ति के लिए आपको जल जंगल जमीन की रक्षा आदिवासियों को देना पड़ेगा, और नक्सलाइट के ओर से आपको ध्यान अदा करके, मैं तो नक्सलाइटों को भी कहता हूं कि आप लोकतंत्र पर विश्वास करें, चुनाव लड़ें और अपने विधानसभा और लोकसभा में अपनी बात रखें। ये तमाम प्रकार की जो बातें हैं जिसको लेकर के वहां के मतदाताओं को डिसीजन करना है। और कुल मिलाकर के इन सीटों में यदि बात करें तो नक्सलाइट के साथ वनोपज खरीदी को लेकर के जो आप फूड प्रोसेसिंग की बात कर रहे हैं, तो रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना एक बड़ी बात है। जी बिल्कुल आपने सही कहा। देखिए रोजगार उपलब्ध कराना बड़ी बात है। मैं एक बार नैन्सी का रुख करता हूं। नैन्सी, ओवर टू यू। थैंक यू कृतिका। लोकतंत्र के इस महापर्व में आज बारी आ गई है मतदाताओं की, जो अपने आहुति से वो तय करेंगे कि उनके क्षेत्र का जनप्रतिनिधि कौन होगा, कौन सत्ता की शिखर तक पहुंचेगा और किसे सत्ता तक ना पहुंचने का मलाल होगा। लगातार जिस तरह से वोटिंग परसेंटेज निकल के सामने आ रहा है, लगातार हमारे सहयोगी वोटिंग परसेंटेज हम तक पहुंचा रहे हैं, ये वास्तविक में उत्साहित करने वाली तस्वीर है कि सुकमा के एक मतदान केंद्र पे ऐसा स्थिति है जहां पे पहली बार मतदान किया जा रहा है। दंतेवाड़ा के सुदूर अंचल में मतदान के लिए लंबी लंबी कतारें लगी हुई है। अब्दुल हामिद हमारे सहयोगी ने वो तस्वीरें पहुंचाई है। तो ये तमाम तस्वीरें बताती है कि लोकतंत्र के इस महापर्व में जनता कितनी मुखर है। भले ही बस्तर में आज मूलभूत सुविधाओं पे चर्चा हो, मूलभूत सुविधाओं का बेहद अभाव हो, लेकिन बावजूद उसके जो तस्वीरें निकल के आ रही है, ये तस्वीर बताने के लिए काफी है कि लोग इस मतदान को लेके, चुनाव को लेके, लोकतंत्र के इस बड़े आयोजन में, महायज्ञ में अपनी आहुति देने के लिए कितना उत्साहित है। बीएसटीवी भी आप सभी से ये आग्रह कर रहे हैं कि आप पहले मतदान कीजिए, बाद में जलपान कीजिए,
पहले तमाम कामों को बाद में दरकिनार कीजिए। आज पहले मतदान केंद्र में, अपने मतदान केंद्र में पहुंचिए, अपने मताधिकार का इस्तेमाल कीजिए, ताकि आने वाले 5 सालों तक आप जिम्मेदारी से उस जनप्रतिनिधि से जवाब मांग सके। तो पहले मतदान, उसके बाद जलपान। चलिए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ नितिन बंसाली, कांग्रेस के वरिष्ठ प्रवक्ता, युवा नेता जुड़ गए हैं। नितिन जी, आपका स्वागत है। पहला सवाल मेरा आप ही से है, मतदान का प्रतिशत क्या कुछ इशारा कर रहा है? बस्तर से मतदान का प्रतिशत लगातार बढ़ रहा है, लोगों में उत्साह है चुनाव को लेकर। ये उत्साह क्या आपके पक्ष में आपको दिखाई पड़ता है? लोकतंत्र के महापर्व की सबसे पहले उन सम्मानीय मतदाताओं को मैं शुभकामनाएं देता हूं, साथ ही अपील करता हूं कि अवश्य रूप से मतदान करें। जिस प्रकार मतदान का प्रतिशत बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, ये भरोसा है, जिस भरोसे को और जिस विश्वास को कांग्रेस ने जीतने का काम किया इन 5 वर्षों के लोक कल्याणकारी योजनाओं की वजह से। बस्तर के आदिवासी अंचलों में दूर इलाकों तक के जहां पर सुविधाएं नहीं पहुंच पाती थी, वहां के आदिवासियों को और वहां के लोगों को वहां तक सुविधाओं को पहुंचाने का काम किया है। बड़ी खुशी की बात है कि कई मतदान केंद्र, अभी यहां पर बहुत सारे मतदान केंद्र ऐसे भी नजर आ रहे हैं जहां पर पिछले 23 सालों में मतदान दल तक नहीं पहुंच पाते थे। उन मतदान केंद्रों में भी मतदाता पहुंच रहे हैं और वहां पर जो कतारें लगी है मतदाताओं की, ये साबित करती है कि हमने विश्वास जीता है और विकास किया है। क्योंकि उन क्षेत्रों पर मतदान के विषय में कभी कोई सोच भी नहीं सकता था, ऐसे क्षेत्रों में मतदान हो रहा है और निश्चित तौर पर भरोसा और विश्वास कायम है और हम हमारा परफॉर्मेंस रिपीट दोहराएंगे, इसमें कोई तोमत नहीं है। चले 20 में से 19 सीटें नितिन जी आप लोगों के पास है, आप रिपीट करेंगे, मतलब 19 के 19 सीटों पे बरकरार रहने का आप दावा कर रहे हैं। हम तो 20 की बात कर रहे हैं अवधेश भाई। चलिए 20 की 20 सीटें हम मान लेते हैं कि आप लोगों के पास जाए, लेकिन जनता जनार्दन बेहद ही समझदार है। वो समझती है, जानती है कि किसके साथ जाना है, किसको वोट देना है, किसे वोट नहीं देना है। 3 दिसंबर को तय हो जाएगा कि जनता जनार्दन बस्तर, जिसे सत्ता की चाबी मानी जाती है, बस्तर का रुझान किधर रहा। राजनांदगांव के लोकसभा के 8 सीटों पे मतदान हो रहे, वहां का रुझान किसकी ओर रहा। मैं एक बार सुनील चौधरी का रुख करूं, उससे पहले हमारे संवाददाता के शंकर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। के शंकर, मैं आपका रुख करना चाहता हूं, क्या तस्वीरें निकल के आई है और क्या कुछ अलग बात आप जो है हमारे दर्शकों को बताने जा रहे हैं? क्योंकि जिस तरह से हम मतदाताओं में उत्साह और मतदान प्रतिशत देख रहे हैं, वास्तविक में ये उत्साहित करता है। के शंकर, चले तकनीकी कारणों से हम के शंकर तक अपनी बात नहीं पहुंचा पा रहे। एक बार मैं सुनील जी का रुख कर लेता हूं। सुनील जी, नितिन जी ने तो कह दिया कि 20 का 20 हमारा, आप देख लीजिए आपको क्या मिलना है। दावे कर दिए कि 5 सालों में हमने जो काम किया है, जनता जनार्दन उसके साथ जा रही है। क्या लगता है आपको? देखिए, जनता जनार्दन जो आज निकल करके इतनी बड़ी संख्या में नजर आ रही है बस्तर से लेकर के सभी 20 सीटों पर, वो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की सरकार लाने के लिए वो लोग खड़े हैं। क्योंकि उनको पता है कि 5 साल में केवल यहां पर 30% का अपना काम पक्का वाला मामला रहा, भ्रष्टाचार जो चरम सीमा तक रहा और आरक्षण के नाम पर इन लोगों ने छल किया। इन्होंने आदिवासियों के हितों की रक्षा करने में ये असमर्थ रहे। धर्मांतरण के नाम पर लगातार जो है वो उनको छलने का काम किया। जो 12 जनजातियां हैं उनको एससी कैटेगरी में लाने का जो लाभ है वो भारतीय जनता पार्टी को निश्चित रूप से मिलेगा। वो वर्षों से संघर्ष करते रहे, उनको लाभ नहीं मिला। आरक्षण में 20% आरक्षण हो गया था अनुसूचित जनजाति का, 32% डॉक्टर रमन सिंह जी की सरकार ने दिया था। तो 20% जितने समय तक रहा, एक बड़ा नुकसान जो है वो आदिवासी वर्ग को हुआ। वनाधिकार पट्टे की बात जो कह रहे हैं हम कि 5 लाख लोगों को देंगे, आज सुरक्षा बड़ा विषय था। और यहां मुख्यमंत्री जी सीआरपीएफ पर एक बहुत ही, मुझे लगता है कि मैं छत्तीसगढ़ के नागरिक की हैसियत से मुझे लगता है कि ये बात नहीं करनी चाहिए थी। उन्होंने सीआरपीएफ पर आरोप लगा दिया कि आप बक्से में भर भर के पैसे लाते हैं। आप संविधानिक मुखिया है, संविधान की शपथ लिए, पद गोपनीयता की शपथ लिए। आप कहते हैं सुरक्षा एजेंसियों का यदि मनोबल गिराने का काम आप करेंगे तो फिर लोकतंत्र की रक्षा कैसे होगी? भारतीय जनता पार्टी स्पष्ट रूप से ये मान करके चल रही है कि इन 20 सीटों में कांग्रेस का सुपड़ा साफ होने वाला है। अप्रत्याशित रिजल्ट यहां पर आने वाले हैं। यहां पर जन जन के मन में एक बात समझ में आ गई है कि मोदी की गारंटी जो है वो उसकी गारंटी जनता लेती है। लगातार 2 लोकसभा चुनाव में हम देख चुके हैं, ये कहते हैं मोदी की गारंटी और उस गारंटी की गारंटी छत्तीसगढ़ की जनता है, देश की जनता है। जनता ने पूरा भरोसा जताया है। सुनील भाई, ये गारंटी जनता तक नहीं समझ पा रहे साहब कि आपने कह दिया कि मोदी जी ने छत्तीसगढ़ की गारंटी ले ली, छत्तीसगढ़ ने बीजेपी की गारंटी ले ली, बीजेपी ने मोदी जी की गारंटी ले ली। अब यहाँ पे
कोई नेता ही नहीं है उदेश भाई, तो गारंटी कौन लेगा? मोदी जी ले ली। मैं नितिन क्या हार की जिम्मेदारी मोदी जी लेंगे? चलिए इस प्रदेश में बुरी तरीके से भाजपा हार रही, इसकी जिम्मेदारी भी पहले मोदी जी को लेनी होगी। नितिन जी पहले सवाल ले लेते हैं, आप जवाब दे दीजिएगा। उत्साहित नजर आ रहे हैं आप, लगातार सवेरे से टीवी डिबेट में आप बने हुए हैं। क्या आपको लगता है कि जनता जनार्दन का जो मूड है वो तो 3 तारीख को पता चलेगा, लेकिन साहब एक तस्वीरें निकल के आई है कि आज भी जो है मतदान की बात छोड़ दीजिए, खाट पे मरीजों को ले जाया जा रहा है बस्तर में। 23 साल का छत्तीसगढ़ हमारा हो चुका है। जागरूकता है, खाट पर ले जाया जा रहा है, इसमें काफी सुधार हुआ है। खाट पे तो ले जाया जा रहा है, तो ये स्थिति थी कि वहां पर जाने तक की नौबत नहीं आ रही थी, वहां पर पहुंचने तक की हिम्मत नहीं थी किसी मतदाता की। तो वहां पर यदि किसी बुजुर्ग को ले जाया जा रहा है तो एक अच्छी बात है, लोकतंत्र के पर्व में वो हिस्सा ले रहे हैं। अब वो खाट पे क्यों ले जाया जा रहा है और किस जगह का ये मामला है, ये मेरे संज्ञान में नहीं है। आप मुझे बता रहे हैं तो मैं देखूंगा और इस पर चर्चा करूंगा कि क्या विषय है। लेकिन आपको क्या लगता है बस्तर में, अगर हम कोंटा से जिक्र करें या कोंटा विधानसभा की बात कर ली जाए, बीते 8, 13, 18 में कवासी लखमा आपकी जीत क्या है? इस बार हमारे संवाददाता शिखर बता रहे थे, वो लगातार गादीरास में बने हुए, यहां से 600 किलोमीटर सफर करके गए हुए हैं, कि वहां पे मामला थोड़ा त्रिकोणी नजर आ रहा है, राजनीतिक तौर पे कुछ स्पष्टता नजर नहीं आ रही है। क्या आपके पास इनपुट है नितिन भाई? बिल्कुल एक तरफा है, कवासी लखमा का कोई तोड़ नहीं है। कवासी लखमा लोकप्रिय जनप्रिय नेता हैं उस क्षेत्र के, लगातार चुनाव जीतते आ रहे हैं, जनता का जन समर्थन और जिस प्रकार डोर टू डोर कवासी लखमा जी की धमक है उस क्षेत्र में विधानसभा में, इसमें कोई दो मत नहीं कि कवासी लखमा जी पुनः अपना परफॉर्मेंस दोहराएंगे और एक कवासी लखमा जी चुनाव हार रहे हैं। चल क्या भविष्यवाणी है, ये इनपुट है, ये ज्योतिष का सोनी चल रहा है भाई। सारे लोगों ने बताया, देखिएगा सुनील जी एक बार मैं स्टूडियो का रुख कर लेता हूँ। कृतिका हमारी सहयोगी बनी हुई है, एक बड़ी खबर लेके आई है। कृतिका, ओवर टू यू। बिल्कुल अवधेश जी, एक बेहद ही खूबसूरत तस्वीर भी हम अपने दर्शकों को दिखाएंगे। कोंटा विधानसभा क्षेत्र के गादीरास में सबसे बुजुर्ग महिला ने अपने मत का प्रयोग किया है और व्हील चेयर से वो वहां पर पहुंची, जहां महिला जान बीबी की उम्र 100 साल से भी ज्यादा बताई जा रही है और गादीरास के कलारपारा की निवासी वो बताई जा रही है और ना अब अच्छे से वो सुन पाती हैं और ना ही वो अच्छे से बोल पाती हैं, लेकिन वोट डालने के लिए वो इतनी उत्साहित नजर आई जब वो वहां पर वोट डालने पहुंची। इस दौरान बीएसटीवी ने उनसे चर्चा भी की, वो बेहद ही खूबसूरत तस्वीर भी हम अपने दर्शकों को दिखाएंगे। कोंटा विधानसभा क्षेत्र के गादीरास में मैं मौजूद हूं और गादीरास में सबसे उम्र दराज महिला जो है अपने मत का प्रयोग करने के लिए आई हुई है और इस वक्त हम देख रहे हैं कि किस तरह से जो है वो वोट करने आई थी व्हील चेयर में। कितनी उम्र है इनकी? 100 से पार है। आप कौन है? नवासी। आप उनकी नवासी। आपकी उम्र कितनी है? 50 साल है। क्या नाम है इनका? जान बीबी। जानवी। अच्छा, कितने बजे से जो है वोट? 3 बजे से जग गए हैं, वोट डालने जाऊंगी बोल के। इनका नाम क्या है? जान बीबी। जानवी। अच्छा, सुबह 3 बजे से जग गई हैं वोट के लिए, उनकी नवासी भी है। ये कहाँ रहती हैं? ये गादीरास कलारपारा। गादीरास कलारपारा में ही रहती हैं। अच्छा, तो आज जो है वोट करने के लिए कितना उत्साहित है? बहुत। अच्छा, ये घर में जो है सोए भी नहीं हो, वोट डालने जाना है बोल के 3 बजे रात से जग के मेरे को परेशान कर दिए। यहाँ लाने का सुविधा नहीं था, हमारे हस्बैंड नहीं है ना, इंतकाल हो गया उनका, नहीं तो वही लेके आते हैं ऐसे। बिल्कुल, ये उनकी नवासी है और उनको वोट कराने के लिए लेकर आई है। 100 से ज़्यादा उम्र जो है इनकी हो चुकी है, उसके बाद भी जज्बा इतना कि सुबह 3 बजे से उठकर तैयार हो गई थी वोट डालने के लिए। घर वालों को कह रही थी, आ तो नहीं सकती हैं, लेकिन घर वालों को इस बात का जरूर जिक्र कर रही थी कि उनको वोट करने जाना है और उसके बाद उनकी नवासी उनको वोट कराने के लिए लाई और वो अपना अब मतदान जो है वो कर चुकी हैं और घर के लिए वापस जा रही हैं। कैमरा पर्सन मनीष मिश्रा के साथ शिखर देवांगन, बीएसटीवी गादीरास। तो बेहद ही सुखद तस्वीरें ये देखी, जहां एक बुजुर्ग महिला यहां पर अपने मताधिकार का प्रयोग करती नजर आई है। वहीं कोंडा गांव जिले में प्रत्याशियों में भी उत्साह दिखाई दे रहा है, जहां वो मतदान करते नजर आ रहे हैं। कांग्रेस प्रत्याशी मोहन मरकाम ने अपने गृहग्राम
टेनमुंडा में उन्होंने अपना मतदान किया और मताधिकार का प्रयोग करते हुए नजर आए हैं। भाजपा प्रत्याशी लता उसेंडी ने कोंडा गांव में उन्होंने मतदान किया है, वो भी तस्वीरें आपको दिखाते हैं। केशकाल से कांग्रेस प्रत्याशी संतराम नेताम ने भी अपने मताधिकार का प्रयोग किया। ये तस्वीरें जहां देख सकते हैं आप, मतदाताओं में तो उत्साह है, प्रत्याशियों में भी खासा उत्साह दिखाई दे रहा है और तस्वीरें आप देख सकते हैं, सभी अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं और एक संदेश देने की यहां पर कोशिश की जा रही है कि जब प्रत्याशी मतदान कर रहे हैं तो मतदाताओं में भी खासा उत्साह होना चाहिए और आगे बढ़ चढ़कर वो लोकतंत्र के इस महापर्व में हिस्सा भी लें। वहीं कांग्रेस प्रत्याशी शवेंद्र कर्मा भी मतदान केंद्र पहुंचे, जहां उन्होंने मतदान किया, अपने मत का प्रयोग किया और तस्वीरें वो भी आपको दिखाएंगे। जहां आपको बताते चले कांग्रेस के प्रत्याशी ने भी मतदान किया और प्रत्याशियों के मतदान करने का साफ संदेश है अन्य जनता को। उन्होंने अपील भी जहां की है लोगों से मतदान करने की, वहीं लोकतंत्र के इस महापर्व में प्रत्याशियों के साथ ही मतदाता भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लें, इसको लेकर संदेश देते भी वो नजर आए हैं। आपको बता दें कि कांग्रेस प्रत्याशी शवेंद्र वर्मा भी यहां पर मतदान करने पहुंचे। ये तस्वीरें उनकी मतदान करते हुए दिखाई दे रही है, जहां साफ संदेश कि हर किसी को लोकतंत्र के इस महापर्व में शामिल होना चाहिए। वहीं छत्तीसगढ़ में पहले चरण का मतदान लगातार जारी है और इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ट्वीट किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लिखा, छत्तीसगढ़ में आज लोकतंत्र के पावन उत्सव का दिन है और यहां सभी मतदाताओं से मतदान करने का अनुरोध है। उन्होंने जनता से मतदान करने की अपील की है। आपको बताते चले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी छत्तीसगढ़ में पहले चरण के मतदान को लेकर कहा कि लोकतंत्र के पावन दिन का आज उत्सव है और सभी को मतदान करना चाहिए। और छत्तीसगढ़ में वोटिंग को लेकर मतदाताओं में जहां खासा उत्साह दिखाई दे रहा है, वहीं बुजुर्ग, गर्भवती महिलाएं और दिव्यांग भी वोट करने, मतदान केंद्र पहुंच रहे हैं। स्क्रीन पर हम आपको 3 अलग अलग तस्वीरें मतदान केंद्रों से दिखाएंगे, जहां आपको बताते चले एक बुजुर्ग महिला मतदान करने जहां मतदान केंद्र पहुंची है, वहीं व्हील चेयर में वो पहुंची है और इतना उत्साह कि उनकी उम्र 100 साल से ज्यादा है, ना बोल पाती हैं सही से, ना सुन पाती हैं और ऐसे में वो मतदान करने पहुंची हैं। आपको बता दें कि गर्भवती महिलाएं भी इस दौरान अपने मतदान करने वो पहुंची है। दूसरी ये तस्वीर दंतेवाड़ा से है, जहां आपको बताती चली बुजुर्गों के साथ गर्भवती महिलाओं में भी खासा उत्साह दिखाई दिया है और फर्स्ट टाइम वोटर्स भी इस बार उत्साहित नजर आ रहे हैं, विकलांग भी उत्साहित नजर आ रहे हैं, दिव्यांग भी मतदान करने इस समय मतदान केंद्र पर पहुंचे हैं और अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं और एक संदेश भी ये आम जनता में पहुंचता है कि अपने मताधिकार का प्रयोग करना बेहद ही जरूरी हो जाता है। लोकतंत्र के इस महापर्व में हर किसी को बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना चाहिए और ये तस्वीरें यही संदेश देती है। जहां आप देख सकते हैं एक बुजुर्ग महिला मतदान करने पहुंची है, व्हील चेयर से वो पहुंची है, 100 साल से ज्यादा उनकी उम्र है, ना बोल पाती है, ना सुन पाती है। वहीं दिव्यांग महिला पहुंची है मतदान करने के लिए और तीसरी तस्वीर भी आप देख सकते हैं, गर्भवती महिला यहां मतदान करने पहुंची है और बड़ी बात कि इस बार फर्स्ट टाइम वोटर्स भी खासा उत्साहित नजर आ रहे हैं, जहां वो मतदान करने पहुंच रहे हैं। और अवधेश जी लगातार हमारे मेहमानों के साथ बने हुए हैं। अवधेश जी, इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। हाँ बिल्कुल, शुक्रिया कृतिका। तमाम बड़ी अपडेट दर्शकों तक पहुंचाने के लिए तो एक बार फिर से हम दर्शकों से अपील कर दें कि आज पहले मतदान, उसके बाद जलपान, सारे कामों को दरकिनार कर दीजिए, सारे जरूरी कामों को आज छोड़ दीजिए, क्योंकि आप आज 5 साल के लिए अपना जनप्रतिनिधि चुनेंगे। 5 साल तक अगर आपको जिम्मेदारी से जवाब लेना हो तो आज सारे काम धंधों को छोड़िए, पहले जाके अपने मतदान केंद्र पे मतदान कीजिए, उसके बाद आप बाकी कामों में, दिनचर्या के कामों में लग जाइए। तो कुल मिला के ये कि BSTV की अपील कि आज पहले मतदान, उसके बाद जलपान। मैं चर्चा को आगे बढ़ाता हूं। सुनील जी, क्या आपको लगता है कि जो तस्वीरें लगातार निकल के आ रही है कि जिस तरह से 100 साल से अधिक की उम्र की जो वृद्ध महिला है वो सवेरे 3 बजे से जगी हुई मतदान करने के लिए, इतना उत्साह का मतलब जरा डिकोड कर दीजिए उत्साह को। देखिए, लोकतंत्र की खूबसूरती इसी को कहते हैं
यहाँ पर लोकतंत्र का महापर्व है और लोकतंत्र के इस पर्व में सभी अपनी सहभागिता सुनिश्चित करने का काम कर रहे हैं। और उसका एक महत्वपूर्ण कारण ये है कि भारतीय जनता पार्टी ने जो वादे अभी किए हैं, जो हमारा वादा है कि छत्तीसगढ़ को भाजपा ने बनाया और उसे संवारेंगे हम भी, इसका प्रभाव अच्छा खासा आपको देखने को मिल रहा है। हम यदि बस्तर क्षेत्र या सुदूर अंचलों की बात करें, जिन 20 सीटों की बात करें, तो हम देखेंगे कि हमने वादा किया कि 2 साल के अंदर घर घर निर्मल जल अभियान शुरुआत करके और लंबित जो 18,000 प्रधानमंत्री योजना, जो आवास योजना के मकान है, वहां पीने का पानी उपलब्ध कराने का हम काम करेंगे। ग्राम सड़क पुनरुद्धार योजना में जो गांव को सभी दिशा से जोड़ने वाला दरसा जो मार्ग होता है, उसको भी हम बनाएंगे। इन्होंने घोषणा किया था, एक काम उसमें ये कर नहीं पाए। जनजातीय समुदायों को सशक्त बनाने और आय में वृद्धि लाने के लिए फार्म टूरिज्म को बढ़ावा देने का काम जो भारतीय जनता पार्टी करेगी। मिशन अमृत सरोवर, हर ग्राम पंचायत में एक अमृत सरोवर का निर्माण किया जाएगा और सौर ऊर्जा से चलने वाले विभिन्न प्रकार के चीजों को हम स्थापित करने का काम करेंगे। वहीं स्वास्थ्य सुविधा के क्षेत्र में हमने ये वादा किया है कि हम प्रधानमंत्री जन आरोग्य आयुष्मान भारत के तहत वार्षिक सीमा को दोगुना करके 5 लाख से 10 जाने वाले, ऐसी बड़ी बड़ी चीजें हैं। सुनील जी, 1 मिनट रोकना चाहूंगा मैं। डॉक्टर रमन सिंह जी लाइव आ रहे हैं BSTV पे, एक्सक्लूसिव तस्वीर डॉक्टर रमन सिंह दिख रहे हैं इस वक्त। मनोज हमारे संवाददाता हमारे साथ वहां पे है। काली माता मंदिर में यहाँ पर दर्शन के लिए पहुंचे हैं, जिनसे हम थोड़ी देर में बातचीत भी करेंगे। और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह मंदिर पहुंचे हैं जहां पूजा अर्चना की जा रही है। आपको बताते चले, प्रत्याशियों में उत्साह के साथ एक उमंग भी है और भगवान का आशीर्वाद भी वो लेते नजर आ रहे हैं। और पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह मंदिर पहुंचे हैं जहां विशेष पूजा अर्चना वो कर रहे हैं। आपको बताते चले, डॉक्टर रमन सिंह इस बार चुनावी मैदान में है और डोंगरगढ़, यहाँ पर आपको बताते चले राजनांदगांव सीट से वो यहाँ पर प्रत्याशी बनाए गए हैं और ऐसे में अब भगवान का आशीर्वाद लेने पहुंचे हैं। ये सीधी तस्वीरें आप देख सकते हैं और अब वो विशेष पूजा अर्चना जब कर रहे हैं, भगवान का आशीर्वाद ले रहे हैं। यहाँ पर सुबह से ही हमने दिखा गिरीश देवांगन भी विशेष पूजा अर्चना करने माता पार्वती के मंदिर पहुंचे थे। और आपको बताते चले, आमने सामने दोनों ही मुकाबले में इस समय चुनाव लड़ रहे हैं। जहां गिरीश देवांगन कांग्रेस प्रत्याशी हैं, वहीं राजनांदगांव से जो बीजेपी का गढ़ कहा जाता है, पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह यहाँ लंबे समय से चुनाव लड़ते आ रहे हैं और अब वो विशेष पूजा अर्चना करने भगवान की शरण में पहुंचे हैं, भगवान का आशीर्वाद ले रहे हैं। बीजेपी का ये गढ़ कहा जाता है, यहाँ पर कांग्रेस के लिए एक बड़ी चुनौती यहाँ पर दिखाई दे रही है। और लगातार सुबह से इसी तरह की तस्वीरें हमने दिखाई जहां गिरीश देवांगन भी मंदिर पहुंचे थे, उन्होंने पूजा अर्चना की, माता पार्वती के उन्होंने दर्शन किए और अब पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह भी मंदिर पहुंचे हैं, यहाँ पर पूजा अर्चना वो कर रहे हैं और इसके बाद वो अपने मताधिकार का प्रयोग भी करेंगे। आपको बताते चलिए, प्रत्याशियों में भी खासा उत्साह है, चूंकि लोकतंत्र का महापर्व, प्रत्याशियों के भाग्य आज ईवीएम में जब कैद होंगे तो ऐसे में बेहद ही खास ये दिन हो जाता है और भगवान की शरण लेना भी आवश्यक हो जाता है। और बेहद ही सुखद ये तस्वीरें जहां भगवान की पूजा करते हुए पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह दिखाई दे रहे हैं और ये सीधी तस्वीर मंदिर प्रांगण से ही दिखा रहे हैं जहां आपको बताते चले वो पूजा अर्चना कर रहे हैं। और इससे पहले राजनांदगांव के ही प्रत्याशी गिरीश देवांगन भी पूजा अर्चना करने पहुंचे थे। तस्वीरें आप देख सकते हैं। का भी प्रयोग करेंगे। इससे पहले गिरीश देवांगन को भी हमने देखा। सभी प्रत्याशियों के मन में उत्साह है, उमंग है और ऐसे में भगवान की शरण उन्होंने ली है। विशेष पूजा अर्चना करने के बाद ही उन्होंने दिन की शुरुआत की और अपने मताधिकार का प्रयोग भी करेंगे, क्योंकि मुकाबला भी बेहद दिलचस्प इस बार है और 20 विधानसभा सीट जिसमें से 19 सीटों पर कांग्रेस का कब्जा है। एकमात्र सीट राजनांदगांव सीट जहां बीजेपी का ये गढ़ कहा जाता है। पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह लंबे समय से यहां पर चुनाव लड़ते नजर आ रहे हैं और अभी जो तस्वीर आप देख पा रहे हैं, विशेष पूजा अर्चना वो कर रहे हैं, भगवान का आशीर्वाद ले रहे हैं और इस गढ़ को हमेशा
बचाने की कवायद बीजेपी करती आई है और तमाम दिग्गज नेता भी हमने दोनों ही पार्टियों के देखे कि लंबे समय से जहां कांग्रेस अपनी सत्ता वापसी की कवायद कर रही है, वहीं 15 साल सरकार में रही बीजेपी अब एक बार फिर सत्ता में वापस आने की कोशिश कर रही है और दोनों ही पार्टियों के राष्ट्रीय नेताओं ने भी तमाम दौरे किए, प्रचार प्रसार किया और ऐसे में अब दिखने वाली बात होगी 3 दिसंबर को इन प्रत्याशियों के भाग्य का जल्द ही फैसला भी आएगा। 2 चरणों में छत्तीसगढ़ का ये चुनाव हो रहा है। आज पहले चरण में 20 सीटों पर मतदान जारी है, बाकी बची हुई सीटों पर 17 नवंबर को मतदान होगा। और BSTV पर चुनाव को लेकर ये महाकवरेज आपको दिखा रहे हैं, पल पल का अपडेट भी आपको लगातार बता रहे हैं। छत्तीसगढ़ में आखिर किसका मंगल होगा, लगातार आपको पल पल का अपडेट भी बता रहे हैं, वोटिंग परसेंट भी बता रहे हैं। फिलहाल रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। MP के आदिवासियों के मन में मोदी, क्योंकि 5 लाख आदिवासी महिलाओं का सपना हुआ साकार। रुपए 500 करोड़ की आर्थिक मदद से फैलाया अपना कारोबार। 20 वर्षों में विकास अपार, फिर इस बार भाजपा सरकार। संकल्प लेने के लिए 7000-230-230 पर मिस्ड कॉल करें। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है और इस बीच एक बड़ी खबर का भी रुख कर लेते हैं, जहां रायगढ़ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं। जहां आपको बताते चले सूरजपुर में वो चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। आपको बता दें कि मिशन छत्तीसगढ़ पर पीएम मोदी हैं। आपको बता दें कि दूसरे चरण का मतदान 17 नवंबर को होना है और ऐसे में रायगढ़ पहुंचे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आपको बताते चले सूरजपुर में चुनावी जनसभा को वो संबोधित करेंगे। बेहद ही महत्वपूर्ण ये दौरा हो जाता है, जहां आपको बता दें कि लगातार छत्तीसगढ़ में बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व सक्रिय नजर आया है और अब खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रायगढ़ पहुंचे हैं। सूरजपुर में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए नजर आएंगे। बेहद ही खास ये दौरा है, जहां आपको बता दें कि पहले चरण का मतदान लगातार जारी है और अब दूसरे चरण का मतदान 17 नवंबर को होना है और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रायगढ़ पहुंचे हैं। और दंतेवाड़ा से एक खबर का रुख कर लेते हैं, जहां किरंदुल गजराज कैंप में ईवीएम मशीन में तकनीकी खराबी की एक खबर सामने आ रही है। जहां आपको बता दें कि मतदान रुक गया है, लोगों में भी नाराजगी देखी गई है। यहां ईवीएम मशीन में तकनीकी खराबी के चलते यहां पर मतदान प्रभावित होता नजर आया है। लोगों में भी नाराजगी दिखाई दे रही है। जो लोग उत्साहित नजर आए हैं, जो लोग मतदान करने पहुंचे हैं, उनमें नाराजगी इस दौरान देखी जा रही है। मतदान कुछ समय के लिए रुका हुआ है और ये मतदान अब प्रभावित होता नजर आ रहा है, जहां मतदाताओं में नाराजगी भी दिखाई दे रही है। आपको बता दें कि तकनीकी खराबी के चलते ईवीएम मशीन
मतदान संभव नहीं है। दंतेवाड़ा के किरंदुल गजराज कैंप की ये खबर है, जहां आपको बता दें कि मतदान फिलहाल रोक दिया गया है, लेकिन मतदाताओं में इस दौरान नाराजगी भी देखने को मिल रही है। ईवीएम मशीन में तकनीकी खराबी के चलते फिलहाल मतदान रुक गया है। लोगों में नाराजगी भी है। जो मतदाता उत्साहित नजर आए हैं, जो अपना समय निकालकर मतदान करने पहुंचे हैं, और ऐसे में अब नाराजगी भी इस दौरान मतदाताओं में देखी जा रही है। एक ये बड़ी खबर अपने आप में हो जाती है, जहां आपको बता दें कि तमाम सुरक्षा व्यवस्था के बीच जब मतदान संपन्न कराना होता है तो चुनौतीपूर्ण ये होता है, और खास तौर पर दंतेवाड़ा भी एक नक्सल प्रभावित इलाका कहलाता है, और ऐसे में इन 20 सीटों पर चुनाव कराना हर बार एक चुनौतीपूर्ण होता है। लेकिन ईवीएम मशीन में अब जब तकनीकी खराबी आई है तो मतदान रुक गया है। मतदाताओं में भी नाराजगी देखी जा रही है। जो मतदाता मतदान करने पहुंचे थे उत्साहित नजर आ रहे थे और इस दिन का इंतजार कर रहे थे। ऐसे में जब मतदान करने लोग पहुंचे हैं तो उनमें नाराजगी भी देखने को मिल रही है। दंतेवाड़ा में किरंदुल गजराज कैंप की ये बात है, जहां आपको बता दें कि ईवीएम मशीन खराब हो गई है। तकनीकी खराबी के चलते मतदान प्रभावित हुआ है। फिलहाल मतदान रोक दिया गया है, और इस प्रक्रिया के रुकने से अब लोगों में खासा नाराजगी भी देखने को मिल रही है। आपको बताते चले 7 बजे से सुबह से यहाँ पर मतदान प्रक्रिया जारी है। लोग उत्साहित नजर आ रहे हैं, लोग मतदान करने पहुंच रहे हैं। खास तौर पर फर्स्ट टाइम वोटर्स दंतेवाड़ा में बेंगलोर और गुड़गांव से भी पहुंचे हैं, जहां वो मतदान कर रहे हैं। बघेल कह रहे हैं कि 15 सीट भी नहीं आ पाएगी इस बार। इस बार कांग्रेस छत्तीसगढ़ से पूरी तरीके से साफ हो रही है। बिल्कुल, आप सुन सकते हैं कि किस तरीके से दावा कर रहे हैं डॉक्टर रमन सिंह की इस बार कांग्रेस जो है पूरी तरीके से साफ हो जाएगी। तो अपनी सीट पर भी उन्होंने ऐतिहासिक जीत का यहाँ पे दावा किया। कैमरामैन साजिद के साथ मनोज राठौर, PSTV, राजनांदगांव। तो ये तस्वीरें आपने देखी पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह से हमारे सहयोगी मनोज राठौर ने बात की। इस दौरान वो जीत का दावा करते नजर आए हैं। हॉट सीट ये मानी जा रही है, जहां आपको बताते चले पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह के सामने कांग्रेस प्रत्याशी यहां गिरीश देवांगन को कांग्रेस ने चुनावी मैदान में उतारा है। बेहद ही चुनौतीपूर्ण इस बार का चुनाव है। राजनांदगांव चूंकि बीजेपी का गढ़ कहा जाता है, एक इकलौती ये सीट है जो बीजेपी पर इसका कब्जा है, और ऐसे में देखने वाली बात होगी 3 दिसंबर को इस सीट को लेकर क्या कुछ नतीजे आते हैं। लगातार हमारे साथ मेहमान भी जुड़े हुए हैं। अवधेश जी तमाम चर्चा कर रहे हैं। अवधेश जी, अप टू यू। थैंक यू कृतिका। कुल मिला के ये कि छत्तीसगढ़ के सबसे पॉलिटिकल हॉट सीट राजनांदगांव से मनोज जिस तरह से जानकारी लेके आए, जिस तरह से डॉक्टर रमन सिंह से उन्होंने बातचीत की और उन्होंने जो दावा और वादा किया है, इस दावे वादों में कितनी सच्चाई होगी 3 दिसंबर को पता चलेगा। लेकिन कुल मिला के ये कि पूरे छत्तीसगढ़ की निगाहें आज जरूर जो है वो राजनांदगांव की सीट पे है कि वहां पे क्या कुछ स्थिति है। इसके बाद कवर्धा एक ऐसा सीट जहां का जिक्र करना बेहद ही लाजमी होगा, क्योंकि वहां पे मोहम्मद अकबर बनाम विजय शर्मा की जो लड़ाई है वो देखने को मिल रही है। छत्तीसगढ़ का एकमात्र ऐसा सीट जहां पे वोटों के पोलराइजेशन की कोशिश की गई, जहां पे धर्म बनाम धर्म का जो लड़ाई है वो धरातल पे स्थापित करने की कोशिश की गई। इसी सीट के साथ चर्चा की मैं शुरुआत करूंगा। नितिन जी, मैं सबसे पहले आपके पास आऊंगा। कवर्धा की सियासत की बात कर ली जाए तो कवर्धा में जिस तरह से माहौल बना, या आप कहे तथाकथित तौर पे बनाया गया, क्या कुछ असर आज मतदान के दिन देखने को मिल रहा वहां पे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की रीति और नीति ही यही है कि धर्म के नाम पर, संप्रदाय के नाम पर लोगों को लड़वाना, भिड़ाना, दंगे फसाद करवाना और अपनी राजनीतिक रोटियां सेकना। प्रयास किया, निश्चित तौर पर प्रयास किया, पर यह प्रयास विफल हुआ छत्तीसगढ़ में। और कवर्धा में मैं आपको ये दावा करूं कि ये प्रयास विफल हुआ। जिस प्रकार कवर्धा की जनता आज सुबह से मतदान केंद्रों में लाइन लगाकर खड़ी है, इसमें कोई दो मत नहीं कि रिकॉर्ड ब्रेक मतों से पिछला चुनाव मोहम्मद अकबर कवर्धा से जीते थे। पूरे प्रदेश में सबसे ज्यादा मतों से विधानसभा का चुनाव मोहम्मद अकबर जी जीते थे। इस बार वो इस रिकॉर्ड को ब्रेक करेंगे और उससे भी ज्यादा मतों से चुनाव जीतेंगे, इसमें कोई दो मत नहीं है, क्योंकि भरोसा कायम है। हमने जो विश्वास दिलाया जनता को, जनता उस विश्वास पे हमारे ऊपर भरोसा कर रही है। और
कवर्धा भी हम जीत रहे। ठीक है सुनील जी, क्या लगता है कि कवर्धा में जो सियासी रंग जो है वो भगवे और हरे के बीच में जो घूमता रहा, उस सियासी रंग का वोट में कन्वर्सन कितना आप देख पा रहे हैं? लगातार आपके पास जानकारी आ रही है और उसके बाद सियासी माहौल, आपने कहा कि लगातार पार्टी की जो निगाहें हैं कवर्धा पंडरिया पे बनी हुई है। हम देखते हैं कि चाहे अमित शाह आए, जेपी नड्डा आए, योगी आदित्यनाथ आए, हेमंत बिस्वा शर्मा आए, सभी जो है कवर्धा और पंडरिया में ही सभा करते हैं, रोड शो करते हैं। मायने क्या है साहब इसके? देखिए, कबीरधाम जिला कवर्धा और माननीय विजय शर्मा जी जो कि हम सबके नेता भी हैं, वो वहां पर लड़ रहे हैं। वहां पर इस लड़ाई का नाम दिया है कवर्धा का मुक्ति संग्राम। मुक्ति किससे? मुक्ति वहां पर जो डर और भय का जो माहौल बनाया गया, वहां जिस प्रकार का कुशासन, वहां पर जिस प्रकार से लोगों को डराने का काम, वहां जिस प्रकार से एक विशेष वर्ग के द्वारा लोगों के जमीनों पर कब्जा करना, उनको भय क्रांत करना और वहां पर भगवे झंडे का अपमान करना, धर्मांतरण के मामले देखेंगे जंगल पट्टी पर चल रहे हैं। विकास कुछ नहीं, आप बड़े दावे के साथ कहते हैं कि हम बड़े मतों के अंतर से जीत गए, लेकिन विकास के नाम पर शून्य है। मैं बोलता हूं चलिए वहां देखिए, वहां ना सड़क है, ना बिजली है, ना पानी, वो दुर्गति इन लोगों ने करके रखा हुआ है। इसलिए कवर्धा का मुक्ति संग्राम है और विजय की ही विजय होने वाली है। विजय शर्मा जी जीतेंगे। बाजू की कवर्धा की सीट 15 साल क्या किया क्या किया 15 साल? 5 साल पहले सड़क बनी, वो आज तक नहीं रिपेयर कर पाया। नक्सलवाद 15 साल पहले जो 15 साल के सरकार में सड़क बनी, 5 साल पहले वाली सड़क आज रिपेयरिंग नहीं हो पाई है। ये दुर्गति हम लोग कर रखे हो। ये लोग जिस वहां पर जाकर के काम किए, निर्लजता से काम किए, वहां पर जिस प्रकार का भय का वातावरण, पैसे का खेल खेला जा रहा है, जंगल पट्टी में लोगों को खरीदने का काम कर रहे हैं। ये जवाब मिलने वाला है इस बार चुनाव में। विजय शर्मा जवाब देंगे इस बार। ठीक है सुनील जी, देखिए जवाब तो जनता देगी। बात सच है कि जवाब प्रत्याशी नहीं, जवाब लेकिन रूप विजय शर्मा होगा, विजय की विजय होगी। ठीक है, बिल्कुल हम आपकी बातों से सहमत होंगे 3 दिसंबर को। आज तो बिल्कुल सहमत नहीं होंगे, आज जनता की बारी है। जनता अपने आहुति का इस्तेमाल कर रही है लोकतंत्र के इस महापर्व में। दावे वादे चाहे कुछ भी हो, लेकिन ये बात सच है कि कवर्धा के सीट को हाई प्रोफाइल सीट बनाया गया। वहां पे जिस तरह से रंग का खेल खेला गया, उस रंग के खेल का असर मतदाताओं पे कितना होगा ये वक्त तय करेगा। लेकिन इतना तय है कि कवर्धा सीट को जो है पॉलिटिकल हाई प्रोफाइल बनाने के लिए पूरी कोशिशें की गई दोनों ही तरफ से, ऐसा नहीं कि केवल एक तरफ से। लेकिन इन तमाम वादों और दावों के बीच नितिन जी, मैं आपके लिए एक सवाल लेके आता हूं कि पिछले 2 चुनाव 2013 में मोहम्मद अकबर जीते, 2018 में मोहम्मद अकबर जीते, 23 का समीकरण कुछ बता दीजिए। और बीजेपी जो दावा कर रही है कि मुक्ति संग्राम वहां पे चलाया जा रहा है, तो उस मुक्ति संग्राम का कुछ कांग्रेस की सेहत पे असर पड़ता दिखाई पड़ रहा है? मुक्ति संग्राम तो 2018 में हो गया। इस भ्रष्टाचार रूपी रावण राज की सरकार से 2018 में इस प्रदेश को मुक्ति मिल गई। खेल तो खत्म हो गया। मैंने तो आपको कहा भाई, मोहम्मद अकबर जी लोकप्रिय जन नेता है और डोर टू डोर लोगों से वहां जुड़े हुए हैं। और मैं दावा करता हूं कि रिकॉर्ड मत जीतों से, मुझे तो ऐसा लगता है प्रदेश में सबसे ज्यादा वोट से मोहम्मद अकबर 3 तारीख को पता चल जाएगा। चले बिल्कुल, देखिए दावे वादे दोनों तरफ हो रहे हैं। मैं एक बार कितने वोट से सुनील जी, नितिन जी, मैं दावे वादे पे हम बात करेंगे, लेकिन एक बार मैं कृतिका का रुख कर लेता हूं। कृतिका कोई बड़ी खबर लेके आई है? कृतिका, ओवर टू यू। बिल्कुल अवधेश जी, यहाँ पर एक और अपडेट दे देते हैं, जहाँ छत्तीसगढ़ में 20 सीटों पर मतदान तो शुरू हो गया है, मतदान लगातार जारी भी है। मुख्य निर्वाचन आयोग ने टीम गठित कर बारीकी से हर चीज पर नजर भी यहाँ पर रखी जा रही है और इस दौरान मॉनिटरिंग सेल की भी अधिकारी शारदा अग्रवाल ने BSTV से खास बातचीत की है। क्या कुछ वो जानकारी दे रही है, वो भी सुन लेते हैं। सबसे बड़ा महापर्व की शुरुआत जो है वो हो चुकी है और मतदान की प्रक्रिया सुबह 7 बजे से शुरू हुई है। और आपको मैं तस्वीरें दिखा रही हूँ इस वक्त जहाँ मैं मौजूद हूँ, वो छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग के मीडिया मॉनिटरिंग सेल का है, जो कि आप देखेंगे कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में जो तमाम खबरें चलती है, उन सभी खबरों पर नजर जो है रखी जा रही है। अलग अलग टीम यहाँ पे तैनात है जो अलग अलग चैनलों पर नजर रख रही है, साथ ही सोशल मीडिया पर यहाँ पर नजर रखा जाता है, ताकि किसी भी प्रकार की जो घटना है उसकी खबर आए तो तुरंत ही इसकी जानकारी जो है वो निर्वाचन आयोग को दी जा सके। सुबह से जो मतदान हो रहे हैं उस पर नजर रखी जा सके, ताकि और इस प्रकार से इस दौरान जो घटनाएं हैं, अगर किसी नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में घटनाएं होती तो उसकी भी जानकारी जो है वो दी जा सके। आपको मैं तस्वीरें दिखा देती हूँ। यहाँ पे आप देखेंगे कि पूरी तस्वीरें जो है वो साफ तौर पे नजर आ रही है और यहाँ पर जो लोग हैं वो साफ तौर पे नजर आ रहे हैं कि क्या कुछ तैयारियां यहाँ पे की गई है और कैसे यहाँ की पूरी प्रक्रिया रहती है, मतदान को लेकर कैसा यहाँ का रुझान रहता है। हम मैम से भी जानते हैं यहाँ की जो अधिकारी है, मैम यहाँ पर कैसा रुझान रहता है, लगातार
हम देख रहे हैं लोग मतदान कर रहे हैं, कितनी खबरें पर नजर रखी जाती, क्या कुछ यहाँ पे नजर रखा जाता है? हमारे यहाँ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया रूम और सोशल मीडिया रूम के द्वारा लगातार जो फील्ड में मतदान चल रहा है, आज लगभग 20 विधानसभा में मतदान चल रहा है, तो सुबह 6 बजे से हमारी मॉनिटरिंग टीम लगातार नजर रखे हुई है कि मॉक पोल सही तरीके से स्टार्ट तो हो गया है और मतदान कहीं पर कोई बाधित तो नहीं हो रहा है। कहीं पर कुछ ब्लास्ट की या कुछ नक्सली मूवमेंट की खबर आती है तो तत्काल वो हमको रिपोर्ट करते हैं। हम लगातार हम देखते हैं कि जब भी कोई खबरें आती है, यदि वो ब्लास्ट की हो जाए, चाहे वो आचार संहिता के उल्लंघन का, तो इस दौरान क्या कुछ पूरी प्रक्रिया रहती है, कैसे जानकारी निर्वाचन अधिकारी तक पहुंचाई जाती है और क्या कुछ कार्रवाई इस दौरान की जाती है? हमारी मीडिया मॉनिटरिंग टीम और जिले की भी टीम लगातार हमको सूचना देती है इस बारे में और तत्काल हम इसको अपने उच्च अधिकारियों को अवगत कराते हैं। यहाँ पर कितने लोग अभी मतलब मैम तैनात है, अगर चुनाव के लिए बात करें तो कितने लोग यहाँ पर ड्यूटी कर रहे हैं और क्या कुछ इनके काम रहते हैं? जब से निर्वाचन की अधिसूचना जारी हुई है 24/7 यह इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया रूम संचालित है। मतलब हमारा मीडिया मॉनिटरिंग सेंटर लगातार कार्य कर रहा है और लगभग 40 लोग इसमें कार्यरत हैं। तो मैम सभी की अलग अलग ड्यूटी होती है, सभी हेडलाइंस और सभी चीजों पर नजर रखी जाती है? हाँ, सभी चीजों पर नजर रखी जाती है। तो आपने खुद भी सुना इनका क्या कुछ कहना था और आपने तस्वीरें देखी कि क्या कुछ पूरी तस्वीरें हैं, यहाँ पर तैयारियां पूरी की जाती है और अगर कोई भी घटना की खबर आती है तो तुरंत उसकी सूचना जो है वो मुख्य निर्वाचन अधिकारी तक भी पहुंचाई जाती है ताकि किसी भी प्रकार की जो घटना हो उस पर त्वरित निराकरण भी हो सके और साथ ही चुनाव पर जो नजर है बारीकी से वह भी रखी जा सके। कैमरामैन धर्मचंद के साथ दामी बंजारे, BSTV रायपुर। तो बिल्कुल मीडिया मॉनिटरिंग सेल से ये तस्वीरें भी हमारी सहयोगी द्वारा दिखाई गई है कि सफलतापूर्वक यहाँ पर संतोषपूर्वक और यहाँ पर मतदान संपन्न कराया जा सके, इसको लेकर तमाम जानकारी भी अधिकारी द्वारा दी गई है। अवधेश जी लगातार चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, अप टू यू। थैंक यू कृतिका। एक बार फिर से मैं अपने दर्शकों से अपील कर लूं, 11 बजने वाले हैं। अगर आप अभी तक अपने घर में दूसरे कामों में लगे हैं तो सारे कामकाजों को छोड़िए, अपने मतदान केंद्र तक पहुंचिए, अपने मताधिकार का इस्तेमाल कीजिए, अपने लिए आने वाले 5 सालों तक के लिए जनप्रतिनिधि चुनिए ताकि आप विकास के काम तमाम जिम्मेदारियों के बाद बखूबी जिम्मेदारी से उनसे कर सके। इसलिए BSTV की अपील, पहले मतदान उसके बाद जलपान। मैं चर्चा को आगे बढ़ाता हूं। सुनील जी हमारे साथ लगातार बने हुए, नितिन जी भी बने हुए। नितिन जी, मेरा सवाल आपसे है कि कवर्धा को लेकर तो जिक्र हुआ, लेकिन बस्तर की 12 सीटें सत्ता की चाबी मानी जाती है, क्या रुख आपको नजर आ रहा है? लगातार आप चुनावी कैंपेन में बस्तर में जमे हुए थे नितिन जी। बस्तर में इन 5 वर्षों में कांग्रेस की भूपेश बघेल जी की सरकार ने सिर्फ वहां पे चुनाव जीतने का काम नहीं किया, वहां के स्थानीय आदिवासियों के और स्थानीय जनता के दिल जीतने का काम किया है। और रही बात चुनाव के 12 सीटों की, 12 की 12 हमारे पास है, मैं तो कह रहा हूं कि हम हमारा परफॉर्मेंस रिपीट कर रहे हैं। बस्तर की स्थिति देखिए, बस्तर में पहले भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल की बात करें तो बंदूकों की, गोलियों की, बम ब्लास्ट की आवाज आती थी, आज स्कूल की घंटियों की आवाज आ रही है। 300 से ज्यादा बंद पड़े स्कूल खोले, आदिवासियों को उनकी जमीन वापस की, 65 प्रकार के लघु वनोपज की खरीदी की। जिन लोगों को भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में, जिन आदिवासियों को नक्सली बताकर जेल के अंदर बंद किया गया था, उनकी रिहाई की। हमने वहां पर चुनाव नहीं, दिल जीतने का काम किया और बस्तर की जनता हमारे साथ है और वापस 12 की 12 सीटें हम जीतकर इस प्रदेश में सरकार बनाई। ठीक है सुनील जी, बस्तर की 12 सीटों पे कांग्रेस ने हक बता दिया कि पिछले 5 सालों में जो विकास काम धरातल पे हुए हैं उनके जरिए वो 12 के 12 सीटों पे कब्जा करेगी। साहब आप क्या करेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने बस्तर को सजाया संवारा है। 15 साल तक भारतीय जनता पार्टी ने, आज जो बस्तर का स्वरूप दिखता है, जो वहाँ हॉस्पिटल्स है, मेडिकल कॉलेज है, स्कूल है, 2003 में जब हम छत्तीसगढ़ में आए तो 20,000 के आसपास कुछ स्कूलें थी, 60,000 से ऊपर हम लेकर के गए। लगातार हॉस्पिटल्स का निर्माण किया, वहां पर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, उप स्वास्थ्य केंद्र से लेकर के सारी सुविधा जो आज है, ये क्या किए, वहां पर धर्मांतरण का कुचक्र चला दिए। किसके लिए? वोट बैंक के चक्कर में सारा वहां पर संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हो गई। इनके SP को पत्र लिखना पड़ा और वास्तव में वो घटनाएं घटी और वो घटनाएं घटी और घटना के बाद आप देखेंगे बस्तर में क्या स्थिति निर्मित हो गई। हमारे कार्यकर्ताओं की टारगेट किलिंग शुरू हो गई। नारायणपुर के हमारे संयोजक जो है भारतीय जनता पार्टी के जिले के उपाध्यक्ष, उनकी हत्या कर दी जाती है चुनाव के पहले। टारगेट किलिंग की जा रही है, टारगेट किलिंग की जा रही है। छत्तीसगढ़ की जनता, बस्तर की जनता जो है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ है और विश्वास कर रही है इनको नहीं आने। टारगेट किलिंग किसको कहते हैं भाई? जो जीवन में हुई थी, गाड़ियों से पूछिएगा, किसने करवाई थी? कौन था उसका
कब पाँच साल में आप टीवी पर देख रही है। ठीक है, जनता से अपील करता हूँ, जुमलेबाजों के जुमलों में बता। ठीक है नितिन जी, ये झूठे और भ्रष्टाचारियों को हराना है। सवाल लेना पड़ेगा सुनील जी, मुझे सवाल लेना पड़ेगा। आपने दो गंभीर सवाल उठाए, मैं उसी का जवाब ले रहा हूं। आप बीच में बोलेंगे मैं सवाल नहीं ले पाऊंगा। नितिन जी, दो अहम सवाल सुनील जी ने उठाए, बीजेपी की तरफ से उठाए गए। पहला धर्मांतरण, दूसरा टारगेट किलिंग। टारगेट किलिंग पे आपने बिना मांगे जवाब दे दिया है ना, बिना मांगे आपने जवाब दिया। टारगेट किलिंग पे भी लगातार चर्चाएं हो रही है। बहरहाल इस चर्चा को हमें यहां समाप्त करना पड़ेगा। अगले पैनल का हम इंतजार करेंगे, है ना। एक बार